हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नॉवेल काला अंग्रेज का 5वां भाग। नाजुक ने पूछा, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ गए? पहरे पर हैं, सिकंदर ने बताया, और तुम्हारी ड्यूटी मुझ पर नज़र रखना है। ये बात नाजुक ने बहुत ही मोहक मुस्कान के साथ कही थी। ड्यूटियाँ मैं लगाता हूँ और अपनी ड्यूटी मैंने जानबूझकर तुम्हारे पास लगाई है, सिकंदर ने सपाट लहजे में कहा। वजह? तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। सवाल 1000 भी करोगे तो नाजुक की तरफ से सबका जवाब मिलेगा। वह बहुत प्यार से उसकी तरफ देख रही थी। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी इन नज़रों का ही जवाब चाहिए। मतलब? मेरी तरफ लगातार इस तरह देखने का क्या मतलब है? मैं पसंद करती हूँ तुम्हें, हीरो हो तुम मेरे, और मेरे ख्याल से अपने हीरो को सब इन्हीं निगाहों से देखते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते? अरे नाजुक हैरान, इसमें शर्म की क्या बात है? वैसे तो तुम हिंदुस्तानी संस्कारों की बातें करती हो। ये कहती हो कि हिंदुस्तानी लड़की पतिहंता नहीं हो सकती, और शादीशुदा होकर दूसरे मर्द को ऐसी नज़रों से देखती हो। क्या इससे हिंदुस्तानी संस्कारों की धज्जियाँ नहीं उड़ती? अरे कहीं तुम्हें यह भ्रम तो नहीं हो गया है कि मेरी ये नज़रें वे हैं जिनसे मैं एलिस को देखती हूँ? और कौन सी नज़रें हैं ये? सिकंदर गुर्राया। तुमने सबके सामने साफ साफ कहा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। क्या यही है तुम्हारे हिंदुस्तानी संस्कार? क्या शादीशुदा हिंदुस्तानी लड़कियां किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत करती हैं? क्या तुम... अरे अरे रुको सिकंदर, ये क्या बके चले जा रहे हो तुम? कुर्सी से बंधी नाजुक कहती चली गई। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तुमने। मैंने? वह उलझ गई। मैंने ऐसा कब कहा? जब अपनी और अमरिंदर की बातों का विवरण दे रही थी। ओह तब नहीं, मैंने तब भी ऐसा नहीं कहा। सिर्फ वह बताया था जो अमरिंदर ने मुझसे कहा। उसने कहा था कि... पर तुमने उसी समय उसका विरोध तो नहीं किया था? बातों का रुख क्योंकि दूसरी तरफ था, विरोध करने का मौका ही नहीं था, और ना ही मैंने उसकी ज़रूरत समझी। क्यों? तुमने एक गलत बात का विरोध करने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी? सिकंदर ने उसकी आंखों में झांका। क्योंकि उस वक्त अमरिंदर की उस सोच या उसकी बातों से मेरी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, जबकि इस वक्त यहाँ मेरी सेहत पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मैं समझी नहीं, क्या फ़र्क पड़ गया? आज से पहले मेरे किसी साथी ने मेरा हुक्म मानने से इनकार करना तो दूर, किसी ने उसका कारण तक जानने की कोशिश नहीं की है। सिकंदर नाराज़गी भरे लहजे में कहता चला गया। जबकि आज, जब मैंने उनकी ड्यूटी इस खंडहर के बाहर लगाई और ख़ुद को तुम्हारे पास रखने का फ़ैसला किया, तो सबने, उन सभी ने मेरी तरह अजीब सी नज़रों से देखा था। उनके होंठों पर छुपी छुपी सी मुस्कान थी। सबने एक दूसरे की तरफ ऐसी नज़रों से देखा था जैसे वे मेरे अपनी ड्यूटी तुम्हारे पास लगाने के कारण को जानते हो। क्या जानते थे वे? उनकी नज़रें ये कह रही थी जैसे वे ये जानते हो कि मैंने तुम्हारे पास रुकने का फ़ैसला इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। शायद वे इस नतीजे पर पहुँचे थे कि वह सब सुनकर मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर बन गया। यानी तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। नज़रें तो यही बता रही थी उनकी। और निखार ने तो व्यंग्यात्मक अंदाज में कह भी दिया था कि रहने दो दोस्तों, सिकंदर को यहीं रहने दो। नाजुक की सबसे उम्दा तरीके से सुरक्षा शायद सिकंदर ही कर सकता है। समझ गई। नाजुक के होंठों पर भेद भरी मुस्कान खेलने लगी थी। मैं समझ गई कि उसने ऐसा व्यंग क्यों किया। क्या समझ गई? कि वह तुमसे मोहब्बत करती है। शडप, आई से शडप। सिकंदर अचानक आग का गोला नजर आने लगा था। हम लोगों के बीच ना ऐसा कोई संबंध है, ना हो सकता है। हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें मोहब्बत है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ भारती से। नाजुक के मुखड़े पर ऐसे भाव उभर आए जैसे सिकंदर के दिमाग पर तरस खा रही। बोली, पता नहीं तुम मर्द लोगों को अकल कब आएगी, कब समझ सकोगे लड़कियों की भावनाओं को? मतलब? सिकंदर बौखला गया था। इतने दिन से निखार के साथ हो, लेकिन उसके जज्बातों को नहीं समझ सके, जबकि मैं उसकी एक ही प्रतिक्रिया से समझ गई हूँ। बकवास, बकवास है ये। बकवास होती तो वह तुम्हारे मेरे पास ठहरने पर वह प्रतिक्रिया न करती जो तुमने बताई कि उसने की। वह प्रतिक्रिया अकेली उसी की नहीं थी, मेरे सब साथियों की थी, और इसमें दोष उनका नहीं तुम्हारा है। तुम मेरी तरफ देखी इस तरह रही थी, और फिर तुमने साफ साफ भी कह दिया। तुम नहीं समझ सकती कि तुम्हें लेकर उन्होंने मेरी कितनी खिल्ली उड़ाई है। अब तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि उन्होंने मेरी नज़रों का बहुत ही गलत मतलब निकाला है। एक एक शब्द पर जोर डालती हुए कहती चली गई। वे वे नज़रें नहीं थी जिनसे मैं एलिस को देखती हूँ। एक हिंदुस्तानी लड़की उन नज़रों से कभी किसी गैर मर्द को देख ही नहीं सकती। किसी भी लड़की के दिल के उस कोने में कोई दूसरा कभी पहुँच ही नहीं सकता जहाँ उसका पति रहता है। हकीकत यह है कि तुम मेरी तरफ अपनी नज़रों में उससे भी ज़्यादा प्यार भरकर देख रही थी। 100% दुरुस्त महसूस किया तुमने। कि क्या मतलब? सिकंदर एक बार फिर बौखला गया। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारा स्थान उससे भी ऊपर, बहुत ऊपर है, जहाँ मेरा पति रहता है। तुम तो आइडियल हो मेरे। अगर ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि खुदा के बाद अगर मैं किसी की इबादत करती हूँ तो वह तुम हो। मगर याद रहे,
मेरे ये कहने से किसी भ्रम में मत फंस जाना। मेरे दिल के उस कोने में तो तुम्हें झांकने तक की इजाज़त नहीं है जहाँ एलिस रहता है। इस बार सिकंदर उसे सिर्फ देखता रह गया। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उस पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा था। जबकि क्षणिक खामोशी के बाद नाजुक ने आगे कहा था, पर मेरी सलाह निखार पर ध्यान ज़रूर देना। निखार पर? तुम उसके दिल के उसी कोने में रहते हो जैसे एलिस मेरे दिल के जिस कोने में जेम्स एलिस रहता है। एक बार फिर सिकंदर को कहने के लिए कुछ नहीं सूझा। अगला दृश्य, सैनिक द्वारा फेंका गया एक बाल्टी पानी ज़बरदस्त वेग के साथ कुर्सी पर बंधे अमरिंदर सिंह के जिस्म से टकराया। ये पहली बाल्टी नहीं थी, अनेक बाल्टियों से ऐसा किया जा चुका था, मगर होश था कि अमरिंदर को आने को तैयार ही नहीं था। उसका सारा जिस्म ही नहीं, कुर्सी के आसपास का समूचा हिस्सा बुरी तरह गीला हो चुका था। कुर्सी के हत्थे के साथ बंधे हाथ इस वक्त खुले हुए थे, अर्थात बाएं हाथ की मुट्ठी बंद नहीं थी। वह कागज़ कहीं नज़र नहीं आ रहा था जो बेहोश होने से पहले बलवीरा ने उसके हाथ में पकड़ाया था। ये कक्ष भी वह नहीं था, दूसरा कक्ष था। कोई लसन नहीं था वहाँ। और डालो, और पानी डालो। बुरी तरह व्यग्र एलिस बनना रहा था। इसका जल्दी से जल्दी होश में आना ज़रूरी है। मैंने पहले ही कहा एलिस साहब, शैफुद्दीन बोला। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे किसी तरीके से बेहोश शख्स को होश आ ही जाए। ज़ुबान बंद रखो अपनी। एलिस उस पर गुर्रा है। किस काम की हकीम हो तुम जो एक बेहोश आदमी को होश में नहीं ला सकते? बेहोश मरीज़ को होश में लाने की कोई दवा नहीं होती एलिस साहब। उसे खुद ब खुद होश आए तो आए। तुम्हारे और बलबीरा के यही कहने पर हमने इसे 2 घंटे बंद कमरे में रखा, इस इंतज़ार में कि शायद होश आ जाए। मगर अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। इस बार हकीम शैफुद्दीन चुप रह गया। एलिस बलबीरा की तरफ पलटता कर जा, इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। हमने तुम्हें जल्दी से जल्दी सारे राज उगलवाने का हुक्म दिया था और तुमने आते ही इसे बेहोश कर दिया। 2 घंटे गुजर चुके हैं। इतने समय में तो हम भी इसकी ज़ुबान खुलवा सकते थे। बेहोश ये इसलिए हुआ एलिस साहब क्योंकि मुझसे पहले ही काफ़ी टॉर्चर किया जा चुका था, बलबीरा ने कहा। बेहतर ये होता कि शुरू में ही मुझे बुलवा लेते। उस हालत में मैं इस तरीके से टॉर्चर करता कि ये बेहोश नहीं हो सकता था। एलिस ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उत्साह में डूबी अब्दुल गनी की आवाज़ गूंजी, इसे होश आ रहा है। एलिस सही सबने पलटकर अमरिंदर की तरफ देखा। उसके मुंह से हल्की हल्की कराहें निकल रही थीं। कोई कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और उस वक्त वह अपने सामने खड़े हर शख्स को अजीब सी नज़रों से देख रहा था। जब बलवीरा ने एक सैनिक से पूछा, शौच कहाँ करते हो तुम लोग? सैनिक का दिमाग बिगड़ी हुई पतंग बनकर चकराया। उसकी समझ में बलवीरा के इस सवाल का मतलब नहीं आया था। बावजूद इसके जवाब दिया, पखाने में। कब से सफाई नहीं हुई इसकी? जी, मैंने पूछा, पखाने की सफाई कब से नहीं हुई? हर सुबह होती है, उसने घबराकर जवाब दिया। बड़ा ही अजीब सवाल पूछा था उसने। मतलब तहखाने में रहने वाले सभी सैनिकों का आज का मेला वहाँ पड़ा होगा? जी हाँ। सस्पेंस में डूबे सैनिक ने इतना ही कहा। एक बाल्टी ले आओ और वो सबको उठा लाओ। जी, मैं समझा नहीं। समझने की ज़रूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। सैनिक ने चेहरे पर सवालिया निशानों का जाल सा लिए हड़बड़ाकर एलिस की तरफ देखा था। बलबीरा के आदेशों का मतलब समझ जेम्स एलिस भी नहीं पाया था, मगर सैनिक से कहा, वही करो जो बलबीरा कहता है। सैनिक ने बाल्टी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बलबीरा ने 2 सैनिक उसकी मदद के लिए भेजे। उधर वे तीनों आंखों से ओझल हुए। इधर बलबीरा कुर्सी के साथ बंधे अमरिंदर सिंह के नज़दीक पहुंचा और बोला, वे सवाल तो याद ही होंगे तुम्हें जिनके जवाब एलिस साहब को चाहते हैं। अमरिंदर से कुछ बोला नहीं। बलबीरा की तरफ देखते वक्त उसके होठों पर हल्की सी रहनुमा मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसे वह नहीं चाहता था कि बलबीरा के अलावा कोई और देखे। आंखों ही आंखों में वह बलबीरा से बातें करना चाहता था, जबकि बलबीरा उस पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर कहता चला गया, घबरा मत, इस बार मैं तेरे साथ वैसा कुछ नहीं करूँगा जिसके परिणाम ज़रूर तू बेहोश हो जाए। सब तरह के आते हैं मुझे, इसलिए तो बलबीरा को टॉर्चर एक्सपर्ट कहा जाता है। लोग ये मानते हैं कि बलबीरा के सामने पत्थरों को भी बोलना पड़ता है। अमरिंदर उसकी एक्टिंग पर मनी मन मुस्कुराता रहा। एकाएक जब जेम्स एलिस ने झपट कर उसके बाल पकड़े और दांतों पर दांत जमा कर गुर्राया, मैंने पहले ही कहा था कि कम से कम उस वक्त तक हम तुझे मरने नहीं देंगे जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं दे देगा। अमरिंदर पत्थर की मूर्ति बना रहा। एलिस को क्योंकि जल्दी थी, जल्दी से जल्दी उसके मुंह से अपने सवालों के जवाब चाहता था वह, और वह था कि बोलने के नज़दीक भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए दिमाग पर झुंझलाहट सवार होती चली गई। उस वक्त तक वह अमरिंदर के चेहरे पर कई घूंसे जड़ चुका था और उसके मुंह से कई चीखें निकलवा चुका था, जब एकाएक कक्ष में बदबू सी फैल गई। भेजे गए तीनों सैनिकों ने कमरे में कदम रखा था। उनमें से एक के हाथ में बाल्टी थी। उन तीनों ने अपने अपने एक एक हाथ से नाकें बंद कर रखी थी। बाल्टी से उठती बदबू इतनी सड़ान भरी थी कि बाकी लोगों की इच्छा भी अपनी नाक बंद करने की हुई। बाल्टी को यहाँ रख दो। बलबीरा ने कुर्सी के बेहद नज़दीक उस स्पॉट की तरफ इशारा किया जिसे कुर्सी पर बैठा अमरिंदर सिंह आसानी से देख सकता था। वही हुआ।
इधर सैनिकों ने उसके आदेश का पालन किया। उधर कुर्सी पर बैठे अमरिंदर ने देखा कि आधी के करीब बाल्टी मैले से भरी थी। भयंकर दुर्गंध उठ रही थी उससे। बाल्टी के अंदर कई मक्खियाँ भिनभिना रही थी। सैनिक उस बाल्टी से दूर हटना ही चाहते थे कि बलवीरा का अगला आदेश, इस बाल्टी को दूसरी बाल्टी के पानी से भर दो। समझा अब भी कोई कुछ नहीं, मगर हुक्म का पालन किया गया। दूसरी बाल्टी का आधा पानी जब उस बाल्टी में डाल दिया गया और वह ऊपर तक भर गई तो बलवीरा ने कहा, अब इस बाल्टी में मैं भरे पानी और मैले को अपनी बंदूकों के पिछले हिस्से से ठीक इस तरह घोल दो जैसे पानी में सत्तू घोला जाता है। देखते देखते वैसा भी कर दिया गया। बदबू सारे कक्ष में फैल गई थी। मारे सड़ांत के सभी का बुरा हाल था। बलवीरा ने एक साथ 2 सैनिकों को आदेश दिया, तुम दोनों कुर्सी के पीछे पहुंच जाओ और ज़बरदस्ती इसका मुंह खोलो। सबके दिमागों में एक ही सवाल कौंधा, क्या बलवीरा अमरिंदर सिंह को ये घोल पिलाना चाहता है? मगर बोला कोई कुछ नहीं। दोनों सैनिकों ने उसके आदेश का पालन किया। कुर्सी के पीछे पहुंचने के बाद जिस वक्त वे ज़बरदस्ती उसका मुंह खोलने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त अमरिंदर सिंह उनका भरपूर विरोध कर रहा था। मगर उसके विरोध से भला होने वाला क्या था? वह बलवीरा का इरादा भाप चुका था और वही हुआ। उधर सैनिक चीखते चिल्लाते अमरिंदर सिंह का मुंह खोलने में कामयाब हुए। इधर बलवीरा ने बाल्टी के नज़दीक खड़े सैनिकों में से एक से कहा, बाल्टी को उठा और उसके मुंह में टट्टी के गोल की धार लगा दे। ध्यान रहे, एक बूंद भी बाहर न गिरने पाए। इसमें शक नहीं कि अब जो कुछ होने वाला था उसकी कल्पना मात्र से सबको उबकाइयाँ सी आने लगी। जेम्स एलिस और अब्दुल गनी तक को। सैनिक ने बाल्टी उठाई और अमरिंदर सिंह बुरी तरह मचलने लगा। कुर्सी के पीछे मौजूद दोनों सैनिक पूरी मजबूती के साथ उसका चेहरा इस तरीके से जकड़े हुए थे कि मुँह खुला रहे। मैले के घोल से भरी बाल्टी जैसे जैसे अमरिंदर के चेहरे के समीप आती गई वैसे ही वैसे उसका मचलना बढ़ता गया और फिर पूरी ताकत लगाकर उसने न सिर्फ अपना चेहरा उनकी पकड़ से आज़ाद करा लिया बल्कि हलक फाड़कर चीख भी पड़ा, मैं तैयार हूँ। अब्दुल गनी और जेम्स एलिस के जिस्म में रोमांच की बड़ी अनोखी लहर दौड़ी थी। बलवीरा ने एलिस से कहा, सवाल मैं नहीं करूँगा एलिस साहब, आप कीजिए। और तू सुन, उसने बाल्टी संभाले सैनिक से कहा, अगर वह एलिस साहब के सवालों का जवाब ना दे तो तुझे घोल की धार उसके मुंह में डाल देनी है। अगला दृश्य। कम से कम एलिस को अब बाल्टी से कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी। झपट कर वह अमरिंदर के समीप पहुंचता हुआ बोला, अपने साथियों के नाम बता। नहीं जानता, बुरी तरह आतंकित अमरिंदर ने कहा। एलिस ने पलटकर बलवीरा की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या करे। उधर अमरिंदर जैसे समझ गया कि उसके जवाब में क्या हो सकता है, इसलिए जल्दी से बोला, मेरा यकीन कीजिए, सच्चाई यही है। सिकंदर के काम करने का तरीका ही है। वह अपने किसी भी एक आदमी के बारे में दूसरों को पता नहीं लगने देता। क्या मतलब? बलवीरा उसके नज़दीक पहुंचा। इस बात से क्या मतलब है तेरा? अपने हर आदमी को दूसरे आदमी से छुपा कर रखता है वह। अमरिंदर कहता चला गया, जैसे मुझे नहीं मालूम था कि गुल हसन जो आएगा वह उसके लिए काम करेगा, वैसे ही गुल हसन को भी मालूम नहीं होगा कि मैं सिकंदर का आदमी हूँ। वह हर एक को अलग अलग निर्देश जारी करता है। जैसे मुझसे केवल इतना कहा था कि अंधेरा होने पर मेरी ड्यूटी यह है कि कोई भी किसी भी तरीके से कक्ष में रोशनी ना कर सके, वही मैंने किया। उसे घूरते हुए एलिस ने पूछा, तुझे ये नहीं मालूम था कि उस अंधेरे के दरमियान गुल हसन क्या करेगा? ठीक वैसे ही जैसे गुल हसन को मालूम नहीं होगा कि गोली चलाकर कक्ष में उजाला होने से किसने रोका। उसे केवल ये मालूम रहा होगा कि उसे कब क्या करना है। नाजुक की डुप्लीकेट के पेट में दर्द कैसे हुआ? उसके डिनर में मैंने ही दवा मिलाई थी। बगीचे में से दीवाने खास में तीर किसने पहुँचाया? मैंने। नाजुक की डुप्लीकेट को बेहोश करके किचन में भी नहीं, वह मेरा काम नहीं था। किसका था? यकीन कीजिए, जो मैंने नहीं किया उस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंधेरा होने पर किसी को नाजुक मेम को बेहोश करके किचन में पहुंचाने का काम भी सौंपा गया था। ऐसा सिकंदर इसलिए करता है ताकि एक के पकड़े जाने पर दूसरे का भेद ना खुले। अगर कोई और पकड़ा जाता तो वह मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि ना तो तू अंधेरा करने वाले को जानता और ना ही उन्हें जिन्होंने फायरिंग और धमाके किए। सचमुच मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। तब तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। भन्नाकर कहने के बाद एलिस सैनिकों से मुखातिब हुआ, तुम मुँह खोलो और तू इसके खुले हुए मुंह में घोल की धार डाल। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। अमरिंदर आंतरनाद कर उठा, जो मुझे पता ही नहीं है वह कैसे बता सकता हूँ? अगर तू हमारे काम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो ये घोल तुझे पीना ही पड़ेगा। अच्छा छोड़ सारे सवालों को। बलवीरा ने कहा, बस इतना बता दे कि वे लोग नाजुक को कहाँ ले गए। अगर तू ये बता देगा तो ये घोल पीने से बच जाएगा। ये तो नहीं बता सकता, मगर उसके हेडक्वार्टर का पता बता सकता हूँ। वही बता। ज़बरदस्त उत्साह से भरा बलवीरा कुर्सी के समीप बैठ गया। जल्दी से बता। अगर मैंने बता दिया तो आप मुझे ये घोल तो नहीं पिलाएंगे? इससे पहले कि बलवीरा कुछ कहता, एलिस आगे आकर दखल देता बोला, 1 मिनट बलवीरा, 1 मिनट। बलवीरा ने बेचैनी के साथ उसकी तरफ देखा। उसे जैसे एक एक पल भारी पड़ रहा था। एलिस ने अमरिंदर को घूरते हुए पूछा था, जब तुझे छोटे छोटे सवालों के जवाब नहीं मालूम तो सबसे बड़े सवाल का जवाब कैसे मालूम है? उसके हेडक्वार्टर का पता कैसे जानता है? एक बार खुद उसी ने मुझे वहाँ बुलाया था।
अजीब बातें कर रहा है तू, ऐसी कि जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता। एलिस गुर्राया। जब वह एक ही मिशन से जुड़े दो शख्सों को एक दूसरे से छुपाए रखने जैसी सावधानी बरतता है तो किसी को अपने हेडक्वार्टर का पता कैसे लगने दे सकता है? प्लीज़ सर, मुझे बातें करने दीजिए इससे। बलवीरा ने एलिस को पीछे हटाने के साथ अमरिंदर से कहा था, फ़िलहाल एलिस साहब तेरी बातों का मतलब नहीं समझ रहे, मगर मैं समझ रहा हूँ। जल्दी से सिकंदर के हेडक्वार्टर को पता बता। वह एक ही सांस में पता बताता चला गया। उधर वह अपनी बात पूरी करके चुप हुआ। इधर बलबीरा का हाथ हवा में उठा और किसी के भी कुछ समझने से पूर्व ज़बरदस्त कराट की शक्ल में अमरिंदर सिंह की कनपट्टी पर पड़ा। ऐसी कराट थी वह, ऐसी कि अमरिंदर के हलक से एक चीख निकली और उसके तुरंत बाद गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। वह पुनः बेहोश हो चुका था। अगला दृश्य। बहुत ही गहरा सन्नाटा छा गया था वहाँ। सब एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। आंखों में उलझन के भाव गर्दिश कर रहे थे। हर चेहरे पर से सवाल ही सवाल, जवाब किसी पर नहीं। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बलबीरा की वह हरकत थी ही किसी की समझ में ना आने वाली। एलिस को तो पहले ही उसके द्वारा खुद को पीछे हटाया जाना चुभ रहा था। बोला, ये क्या किया तुमने? क्या किया? तुमने तो इसे फिर बेहोश कर दिया। बगैर वक्त गवाए उस पते पर छापा मारिए एलिस साहब, जो इसने बताया है। बलबीरा कहता चला गया। सिकंदर और उसके साथी नाजुक मेम को लेकर वहीं गए हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या आप भूल गए कि सिकंदर ने गुलशन से क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि कुएं से उन्हें अपने हेडक्वार्टर पर जाना है। ये बात खुद आप ही ने तो बताई थी मुझे। मगर क्या ज़रूरी है कि इसने पता ठीक ही बताया? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हूँ, झांसा दे रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये बात तुम इतने विश्वासपूर्वक कैसे कह सकते हो? बलवीरा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अब्दुल गनी ने कहा, हमें तो यही संदिग्ध लग रहा है एलिस। इतनी मुश्किल से होश में आए अमरिंदर को इसने फिर बेहोश कर दिया। कि क्या बात कर रहे हैं महाराज? बलबीरा बुरी तरह से बौखला गया। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक करने का काम कर बैठा है तू। कहने के साथ एलिस बाज की तरह झपटा था। झपट कर उसने दोनों हाथों से बलबीरा की गर्दन पकड़ ली और गुर्राया, अमरिंदर अभी हमारे पूरे सवालों के जवाब दे भी नहीं पाया था, और जो जवाब दिया उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वह सच्चा है कि तूने उसे बेहोश कर दिया। बोल, क्यों किया ऐसा? क्या इसी से जाहिर नहीं है कि तू ये बात चाहते ही नहीं था कि वह किसी और सवाल का जवाब दे? बात तो आपकी ठीक है, चाहता तो मैं यही था, मगर मैं इसलिए ऐसा चाहता था क्योंकि नहीं चाहता था कि आप टाइम वेस्ट करें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जो जवाब इसने हमें दिया है वह पूरी तरह सच्चा है, और उतनी ही अच्छी तरह यह भी मालूम है कि यह हमारे और किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। क्या बक रहा है तू? कैसे मालूम है ये सब? ये बकवास कर रहा है एलिस, अब्दुल गनी बोले। हमें लगता है इसने अमरिंदर के साथ मिलकर कोई खेल खेला है। आप बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं महाराज। बलवीरा कहता चला गया। मैंने इसे बेहोश इसलिए किया है ताकि इससे पूछताछ में टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी से जल्दी वह किया जाए जो इस वक्त किया जाना सबसे ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इसके पास हमारे काम की और कोई जानकारी नहीं थी। वही तो पूछ रहा हूँ कि बलवीरा की ये बात तू इतनी गारंटी के साथ किस बेस पर कह रहा है? एलिस ने ऐसे अंदाज में पूछा था जैसे कि अगर बलवीरा ने जवाब नहीं दिया तो वो उसे कच्चा चबा जाएगा। आप क्या समझते हैं? क्या ये कि इसने सिकंदर के अड्डे का पता खुद को घोल पीने से बचाने के लिए बताया है? और क्यों बताया? बलवीरा ने कहा। इसकी जेबों की तलाशी लीजिए। उससे क्या होगा? एलिस भन्ना गया। जो होगा सामने आ जाएगा। किसी सैनिक से कहिए तो सही कि इसकी तलाशी ले। मेरी बात अपने आप साबित हो जाएगी। एलिस कुछ समझ नहीं सका। अगर ये कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा कि कोई भी कुछ नहीं समझ सका। लेकिन अमरिंदर की तलाशी ली गई। जेब से अन्य सामान के साथ कागज़ भी निकला। वही कागज़ जो बलवीरा ने अमरिंदर को पकड़ाया था। वह गीला था। बलवीरा ने कहा, ज़रा संभाल कर इसकी तहें खोलिएगा, फटके ना पाए, वरना जो इस पर लिखा है वह पढ़ा नहीं जा सकेगा। एलिस ने बलवीरा की गर्दन छोड़कर वैसे ही किया। सभी सस्पेंस में फंसे हुए थे। एलिस ने सावधानी के साथ भीगे हुए कागज़ की तहें खोलकर पढ़ा तो कुछ और ज़्यादा सस्पेंस में फंस गया, क्योंकि उस पर लिखा था, अमरिंदर सिंह, बेवजह टॉर्चर झेलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत छुपाओ। जो जानते हो निसंकोच इन लोगों को बता दो। मन में यह विश्वास रखकर कि उससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं। बलवीरा हमारे ही आदमी है और उसे तुम्हें टॉर्चर से बचाने के लिए भेजा जा रहा है। तुम्हारा साथी सिकंदर खान। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? दहाड़ने के साथ एलिस ने कागज़ एक तरफ फेंका और पुनः झपट कर दोनों हाथों से बलवीरा की गर्दन पकड़ ली। इसका मतलब तो यह है कि तू भी सिकंदर का आदमी है और इसकी मदद करने ही। बलवीरा उसकी बात काट करके उठा। अगर इसका यही मतलब होता है एलिस साहब, तो मैं खुद ही अमरिंदर की तलाशी लेने को नहीं कहता, खुद ही बराबर नहीं कराता ये लेटर। इसी बात ने तो दिमाग घुमा कर रख दिया मेरा। तूने खुद ही इसकी जेब से ये लेटर क्यों बरामद कराया? क्योंकि ये लेटर सिकंदर खान का है ही नहीं। क्या बक रहा है? मैं नहीं लिखा है इसे, और टॉर्चर करते वक्त मैंने ही इसके हाथ में सरकाया था। मेरे ऐसा करते ही इसने वही समझा जो आप समझ रहे हैं, ये कि मैं भी इसकी तरह सिकंदर का आदमी हूँ और यहाँ इसकी मदद करने आया हूँ। ऐसा सोचकर इसने वही किया जो करना चाहिए था। खुद को तुरंत ही बेहोश दर्शाया इसने, ताकि कागज़ पढ़ने का मौका मिले और जान सके कि इसमें क्या लिखा है।
मतलब वास्तव में बेहोश नहीं हुआ था ये? जेम्स एलिस हैरान रह गया। नाटक किया था बेहोशी का। मेरे ख्याल से ऐसे ही था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तू क्या बक रहा है। बात की ज़रा गहराई में जाइए एलिस साहब और समझने की कोशिश करिए उसे, बलबीरा कहता चला गया। बलबीरा के बारे में यूं ही दावा नहीं किया जाता कि इसके सामने पत्थरों को भी बोलना पड़ता है। सामने वाले के मुंह से राज उगलवाने के बलबीरा ऐसे ऐसे तरीके जानता है जिसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। ऐसा ही तरीका मैंने इस पर इस्तेमाल किया। मैं जानता था कि सिकंदर का आदमी है ये। इनके बारे में फेमस है कि ये किसी भी टॉर्चर से टूटते नहीं हैं। जो ये जानता था वह उगलवाने की यही एक तरकीब थी। ये कि मैंने इसके दिमाग में ये बात डाल दी कि मैं सिकंदर का आदमी हूँ और सिकंदर का ये मैसेज लेकर आया हूँ जो इस कागज़ में लिखा है। ये तुरंत बेहोश हो गया था। मैं समझ गया ये वास्तव में बेहोश नहीं हुआ है। कागज़ को पढ़ने का टाइम चाहता है और मैंने आपसे ये कहकर कि इसे अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए, इसे उस कागज़ को पढ़ने का टाइम दे दिया ताकि जो ये जानता है सिकंदर के निर्देशों के मुताबिक बगैर किसी हील हुज्जत के बताता चला जाए। वही इसने किया और टट्टी के गोल से डर कर नहीं बल्कि मेरी तरकीब में फंसकर किया। हैरत में डूबे अब्दुल गनी ने पूछा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने इसे मैले का घोल पिलाने का नाटक ही क्यों रचा? ताकि इसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मैं तुम लोगों से अपनी असलियत छुपाए रखने के लिए इसे तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। और इसने भी ऐसा ही नाटक किया जैसे घोल पीने के डर से ही मुंह खोला, जबकि अपनी समझ में किया इसने वही है जो इसे सिकंदर की तरफ से निर्देश मिला है। एक बार फिर याद रखिए महाराज कि सिकंदर के आदमी किसी भी टॉर्चर से टूटा नहीं करते। सब चुप रह गए थे, जैसे किसी के पास कहने के लिए कुछ ना बचा हो। एक बार फिर बलबीरा ही कहता चला गया, कम से कम अब तो आपकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि मुझे इस बात की गारंटी क्यों थी कि इसके मुंह से निकला हर शब्द सच क्यों है। जब ये बोली ये सोच कर रहा था कि सच बोलने के निर्देश सिकंदर की तरफ से हैं तो झूठ बोलेगा ही क्यों। ये बात अपने आप साबित कर देती है कि अपने बाकी किसी साथी का नाम इसे वाकई नहीं पता और ना ही ये पता है कि वे लोग नाजुक को अगवा करके कहाँ ले गए। जो पता था वह बता दिया। बताते वक्त क्या इसने इसने ये नहीं सोचा होगा कि जब वह उसके हेडक्वार्टर का ही पता बता देगा तो हम लोग उसे घेर लेंगे। सोचा इसने ये होगा कि सिकंदर जानता ही है कि मैं उसके हेडक्वार्टर का पता जानता हूँ और जब उसी की तरफ से सब कुछ बता देने के निर्देश मिले और साथ ही ये भी लिखा है कि मेरे सच बता देने उसका कोई नुकसान नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसने अपना हेडक्वार्टर बदल लिया होगा या बचाव को कोई और रास्ता निकाल लिया होगा। सो मेरे बता देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात इतनी चक्करदार थी कि समझ में आ जाने के बावजूद एलिस को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कुछ नहीं समझ पाया। एक बार फिर बलबीरा ने कहा, अब आप उसी कीमती टाइम को खुद वेस्ट कर रहे हैं एलिस साहब, जिसके लिए बार बार मुझ पर चिल्ला रहे थे। मेरे ख्याल से आपको एक पल भी गंवाए बगैर इसके बताए पते को घेर लेना चाहिए। और अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर शक हो तो चेक कर सकते हैं। यह कागज़ मेरी ही राइटिंग में लिखा हुआ है और जो मैंने इसे धोखा देने के लिए लिखा था। वेरी गुड बलबीरा। कहने के साथ खुशी में झूमते हुए एलिस ने उसे बाहों में भर लिया था। मान गए कि तुम वाकई सामने वाले से राज उगलवाने की आर्ट के मास्टर हो। अच्छा बेवकूफ़ बनाया इसे। एक बार को तो हम भी धोखा खाकर तुम्हें गलत समझ बैठे। हमें माफ़ कर देना बलबीरा, माफ़ कर देना हमें। बलबीरा ने सिर्फ इतना ही कहा। आप अब भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, जो कि मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। अगला दृश्य, चारों तरफ दूर दूर तक घना जंगल, जंगल के बीच में एक झील और झील के बीचों बीच स्थित था वह खंडर जिसे सिकंदर एंड कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर बनाई उसकी इस खूबी के कारण था क्योंकि उस पर अचानक या अनजाने में हमला नहीं किया जा सकता था। हमलावर पहले ही देख लिए जाने लाजमी थे क्योंकि झील के बीच बने किसी ज़माने के किले जो कि वक्त के थपेड़े खाता खाता एक खंडर में तब्दील हो चुका था, तक किसी भी तरफ से पहुंचने का एक ही रास्ता था, दूर दूर तक फैली सोते हुए बच्चे की तरफ शांत और मासूम झील। और झील के रास्ते से किसी के भी खंडर की तरफ आने का मतलब था कि यदि खंडर में मौजूद लोग सतर्क हैं तो उनके द्वारा देख लिया जाना और 24 घंटे सतर्क रहना तो सिकंदर एंड कंपनी की मानो जन्म कुंडली में लिखा था। सूरज अभी निकला नहीं था, पाँव फट रही थी, पूर्वी गगन पर ढेर सारा सिंदूर फैल चुका था। अल्ताफ, रोहित, हरविंदर, अवतार और निखार खंडहर हो चुके किले के 5 ऊंचे बुर्जों पर तैनात थे। गलों में दूरबीन लटकाए वे 5 अलग दिशाओं में नजर रखे थे। हालांकि था सबकी आंखों के सामने झील के पार का जंगल ही। पांचों ने एक साथ जंगल में हलचल महसूस की। अचानक जानवरों के बोलने की आवाज़ें आने लगी थी, जैसे उन्हें सोते से जगा दिया गया हो। सिकंदर एंड कंपनी थोड़ी चौंकी। सबसे पहले निखार ने गले में लटका दूरबीन आंखों पर लगाया। अपनी दिशा में झील और जंगल के जोड़ पर सैनिकों की मौजूदगी देखते ही उसके सारे जिस्म में रोमांच की लहर दौड़ गई। अफ्तार, अल्ताफ, दूरबीन आंखों में लगाए हुए जोर से चीखी थी, इधर मैं सैनिक देख रही हूँ, अपनी साइड चेक करो। दोनों ने एक साथ अपनी दूरबीन आंखों से लगाए। हरविंदर सिंह पहले ही वैसा कर चुका था। अपनी आंखों को नजर आ रहे दृश्य को उसने कुछ यूं बयान किया, इधर भी सैनिक है निखार, बहुत ज़्यादा संख्या उनकी। अल्ताफ की आवाज़, उनके साथ तोपें भी हैं और मैं कुछ क्रेन्स देख रहा हूँ। रोहित का रोमांचित स्वर,
वे लोग क्रेन से झील में कुछ उतार रहे हैं, निखार ने कहा। अवतार बोला, मुझे साफ नज़र आ रहा है वे स्टीमर्स हैं। एलिस, अल्ताफ़ की आवाज़ में उत्तेजना थी। एलिस मेरी दूरबीन की जद में है, मैं उसे साफ देख सकता हूँ। अब्दुल गनी भी है, हरविंदर बोला। पूरी सेना उनके साथ, जैसे दुश्मन पर चढ़ाई के इरादे से आए हों। सिकंदर को खबर करो, रोहित चिल्लाया। निखार ने कहा, मैं जाती हूँ। अगला दृश्य, सिकंदर सिकंदर, हमें घेरा जा रहा है। भागती दौड़ती और चीखती निगार ने जब वहाँ कदम रखा जहाँ सिकंदर और नाजुक थे, तो एकाएक उसके कदम जाम हो गए। मुंह खोला का खोला, जिस्म पत्थर के स्टैचू में तब्दील। कारण, नाजुक उस वक्त कुर्सी के साथ बंधी हुई नहीं थी, जो कि निखार की कल्पनाओं के मुताबिक होनी चाहिए थी। दोनों ने चौंक कर निखार की तरफ देखा था। उसे हड़बड़ाई हुई अवस्था में देखकर सिकंदर ने पूछा भी, क्या हुआ? उसके सवाल पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर निखार ने उल्टा सवाल किया, ये खुली हुई क्यों है? बांधे रखने की ज़रूरत महसूस नहीं की मैंने। क्यों? निखार के अलग से गुर्राहट से निकली। मतलब क्या है इस सवाल का? सिकंदर उससे भी ज़्यादा सख्त लहजे में गुर्राया। पहली बात, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती। दूसरी बात, अपने लहजे में सुधार करो। निखार सकपका गई। वाकई उसे ग्रुप लीडर से इस तरह बात करने का अधिकार नहीं था। पहले कभी उसने ऐसा किया भी नहीं था। उसी ने क्यों, किसी ने भी नहीं किया था। मगर इस वक्त नाजुक को खुली देखकर जाने उसे क्या हुआ कि पलक झपकते ही उसकी सीमाएं भूल गई। होश ही न रहा कि किससे क्या पूछ रही है, किस लहजे में बात कर रही है। अभी वह अपनी सकपकाहट पर काबू भी नहीं पा पाई थी कि सिकंदर ने सख्त लहजे में पूछा, क्या कहने आई थी तुम? हमें घेरा जा रहा है से क्या मतलब? निखार जैसे एक ही झटके में हकीकत के धरातल पर लौट आई। शब्द उसके मुंह से निकलते चले गए। एलिस की सेनाएं झील के चारों तरफ से खंडेर को घेर चुकी हैं। बेशुमार संख्या में वे, दूसरे हथियारों के अलावा तोपें और स्टीमर से लैस। क्या बात कर रही हो? सिकंदर चौंका। भला उन्हें कैसे पता लग सकता है कि हम लोग यहाँ हैं? मुझे क्या पता? निखार का लहजा ना चाहते हुए भी जलने भुनने की सीमा को टच कर रहा था। आंखों से नाजुक पर ईर्ष्या की आग बरसाती बोली, बस इतना ही अनुमान लगा सकती हूँ कि वह यहाँ हमसे अपनी पत्नी को आज़ाद कराने आया है। अमरिंदर, सिकंदर के मुंह से निकला। शायद अमरिंदर सिंह टूट गया है। महल में ऐसा वह अकेला ही था जिसे इस हेडक्वार्टर के बारे में मालूम है। तुम ही तो कहते थे कि हेडक्वार्टर के बारे में ऐसे किसी आदमी को बताते ही नहीं हो जो टूट सके। उस बात को याद करने में मुझे तो लगता है कि इसके पीछे आगे के शब्द मुंह से पूरे ही नहीं किए उसने। बस कड़ी नज़रों से नाजुक की तरफ देखा था। मतलब तो सिकंदर उसका अच्छी तरह समझ गया, मगर इस वक्त उलझना ठीक नहीं समझा। वापस उसी तरफ भागा जिधर से निखार आई थी। निखार ने चीख कर पूछा, इसका क्या करना है? ऊपर ले जाओ। दौड़ते हुए सिकंदर ने इतना ही कहा था। इसमें शक नहीं कि खंडहर के सबसे ऊंचे बुर्जे पर खड़े होकर दूरबीन से सिकंदर ने चारों तरफ का जो नज़ारा देखा, उसे देखकर उसके जिस्म का रोया रोया खड़ा हो गया था। एक भी झील की एक भी साइड ऐसी नहीं थी जहाँ सैनिक नज़र न आ रहे। असीमित संख्या में थे वे। पूरे युद्ध की तैयारी की जा रही थी। जंगल के छोर पर सैनिक पोजीशंस ले रहे थे। क्रेनों से झील में स्टीमर्स उतारे जा रहे थे। सिकंदर, टूटी दीवार पर खड़े रोहित ने ऊंची आवाज़ में कहा, वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं, जैसे अच्छी तरह मालूम हो कि हम यहीं हैं। बात हरविंदर सिंह ने पूरी की। समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसे हो गया। मेरे ख्याल से हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखते अल्ताफ़ ने कही थी। तोपों से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिकंदर ने कहा। झील के किसी भी किनारे से खंडहर की दूरी तोपों की रेंज में नहीं आती, अर्थात वे तोपों से हम पर हमला नहीं कर सकते। लो, अवतार की आवाज़। मेरी साइड में क्रेन से एक स्टीमर पर तोप उतारी जा रही है। जाहिर है कि उसके साथ स्टीमर खंडहर की तरफ बढ़ेंगे। अवतार ने संभावना व्यक्त की, और इस तरह स्टीमर से खंडहर पर तोप का इस्तेमाल रेंज में आने के बाद किया जाएगा। हरविंदर बोला, और कम से कम तोपों का मुकाबला करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। सिकंदर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी दूरबीन की जद में जेम्स एलिस आ गया। एलिस खुद भी अपनी आंखों पर दूरबीन लगाए उसी की तरफ देख रहा था। खंडहर का पूरा नज़ारा देखते हुए उसने बगल में खड़े कैप्टन हमीद से कहा, फ़िलहाल तो वे केवल 5 नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जिसे मैं देख रहा हूँ वह बहुत काला है। उसने भी अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ा रखी है और मेरी ही तरफ देख रहा है। नाजुक में नज़र नहीं आ रही है कहीं? हमीद ने पूछा। नहीं, अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आई। एलिस, अब्दुल गनी ने लपक कर उनके नज़दीक आते हुए कहा, हम शुरू से कहते आ रहे हैं और फिर कहते हैं कि यह तरीका ठीक नहीं है। यह ऑपरेशन गुप्त रूप से किया जाना चाहिए था। इस तरह खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर तो वे हताश होकर नाजुकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मैं भी आपसे शुरू से कह रहा हूँ महाराज कि मरना कोई नहीं चाहता, भन्ना हुए से एलिस ने कहा। खुद को मरने से बचाने के लिए वे नाजुक को ढाल बनाएंगे और यही मैं चाहता हूँ। अगर उन्होंने नाजुक को कोई नुकसान ही पहुँचा दिया?
ऐसा वे उस वक्त तक किसी हालत में नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें अपने बच निकलने की उम्मीद रहेगी। लेकिन इस सब को देखने के बाद उन्हें अपने बच निकलने की उम्मीद रहेगी ही कहाँ से? अब्दुल गनी ने बहस की। और अगर उन्हें ये लगा कि वे बच नहीं सकते तो नाजुक को भी मार डालेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा महाराज। नाजुक अगर आपकी बेटी है तो मेरी वाइफ भी है। ये बात आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसे मरने दूंगा? और दूसरी बात, अगर वे नाजुक का बाल विभागा करने में कामयाब हो गए तो सिवाया की जनता को यह मैसेज जाएगा कि हुकूमत सिकंदर के सामने पंगु है। जेम्स एलिस खुद अपनी वाइफ की ही हिफाजत नहीं कर सका तो किसी और की क्या करेगा? यह मैसेज मैं किसी हालत में नहीं जाने दे सकता। तो क्या करोगे? अब्दुल गनी ने पूछा। तुम्हारा पहला मकसद उन लोगों को ख़त्म करना है या नाजुक को बचाना? आप देखते रहिए मैं दोनों काम किस खूबसूरती से करता हूँ। हम तुम्हारा पहला मकसद पूछ रहे हैं एलिस। अब्दुल गनी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा था। क्या तुम नाजुक की कीमत पर भी उन लोगों को मार डालना चाहोगे? नाजुक? नाजुक नज़र आ रही है। दूरबीन से नज़र आ रहे दृश्य को देखता एलिस क्या उठा। एक और लड़की है उसके साथ। अरे, इसका क्या मतलब है? नाजुक को किसी ने कवर नहीं कर रखा है, वह पूरी तरह आज़ाद है। हमें दो, दूरबीन हमें दो एलिस। अब्दुल गनी ने बुरी तरह व्यग्र स्वर में कहा। हम अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। काले लड़के ने दूसरी लड़की को डांट कर उससे कुछ कहा और लड़की ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर नाजुक की खोपड़ी से सटा दिया है। लेकिन नाजुक के चेहरे पर खौफ के कोई भाव नहीं है। दृश्य को देखता एलिस कहता चला गया। ये बात समझ में नहीं आ रही। उनके चंगुल में फंसी होने के बावजूद नाजुक के चेहरे पर शिकन तक क्यों नहीं है? इतनी निडर कब से हो गई वह? नाजुक और निखार को बुर्ज पर अपने नज़दीक आता देखते ही सिकंदर बौखला गया। चीख कर बोला, ये क्या बेवकूफ़ी निखार? इसे यहाँ इस तरह क्यों ले आई तुम? तुम्ही ने तो कहा था कि रिवॉल्वर निकालो। रिवॉल्वर निकालकर इसकी कनपट्टी पर रखो बेवकूफ़। सिकंदर ने उसे डांटा। एलिस दूरबीन से इसी तरफ देख रहा है। इसे आज़ाद देखकर वह चौंक सकता है। निखार हालांकि उसके इस आदेश की गहराई को समझ नहीं सकी, लेकिन किया तुरंत वही जो सिकंदर ने कहा था। अपने चेहरे पर डर पैदा करो नाजुक। सिकंदर का अगला आदेश नाजुक के लिए था। चेहरे के भावों से ऐसा दर्शा जैसे तुम्हें हमारे द्वारा खुद के मारे जाने का खतरा है। तुम्हारे चेहरे पर निश्चिंतता देखकर वह हज़ारों बातें सोच सकता है। अगले ही पल नाजुक डरी हुई नजर आने लगी। मेरी साइड से स्टीमर चल चुका है सिकंदर। उनकी तरफ पीठ किए खड़ा अवतार खंडर की तरफ बढ़े चले आ रहे स्टीमर को देखकर चीखा। उस पर 7 हथियारबंद सैनिक और एक तोप है। एक सैनिक तोप में गोला डाल चुका है। रोहित चिल्लाया। मेरी तरफ की पोजीशन भी यही है। जल्दी बताओ सिकंदर, क्या करना है? हरविंदर चीखा। वे लोग रेंज में आते ही तोपों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। सिकंदर अभी कोई जवाब दे भी नहीं पाया था कि खंडर की तरफ बढ़ रहे 4 स्टीमर्स में से एक पर रखी तोप गरजी। धड़ाम! जोरदार आवाज़ के साथ गोला खंडर की एक दीवार से टकराया। आग, बारूद और कंक्रीट के टुकड़े हवा में उछले। दीवार का वह हिस्सा ध्वस्त हो गया था। ये वो दीवार थी जिस पर पल भर पहले तक अल्ताफ खड़ा था। खतरे को भांपकर अगर वह सेकंड के 100वें हिस्से पहले उस दीवार से कूद न गया होता तो दीवार के साथ ही शहीद हो गया होता। सावधान जेम्स एलिस! कोई भी दूसरा गोला दगने से पहले सिकंदर हलक फाड़कर चीखा था। अगर ज़रा भी देर किए बगैर तुमने अपने स्टीमर्स नहीं रोके तो हम नाजुक को मार डालेंगे। रुक जाओ! एक माइक पर एलिस की आवाज़ गूंजी। जो स्टीमर जहाँ है मेरे अगले आदेश तक वहीं रुक जाए। उनकी बात पूरी होते होते एक और स्टीमर पर रखी तोप से एक और गोला दागा जा चुका था, जो खंडर की एक अन्य दीवार से जा टकराया। गनीमत यह रही कि उधर उनमें से कोई नहीं था। उसकी धमक शिथिल पड़ते ही सिकंदर ने नाजुक को खींचकर अपने चंगुल में फांसा और रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पर रखता हुआ पूरी ताकत लगाकर चीखा। अब अगर एक भी गोला चला जेम्स एलिस तो मैं तेरी बीवी का भेजा उड़ा दूंगा, और अगर तूने ऐसा किया तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। जवाब में माइक पर एलिस की आवाज़ गूंजी। काफ़ी समझदार माना जाता है तुझे। समझ गया होगा कि अपने साथियों सहित तू चारों तरफ से बुरी तरह घिर चुका है। निकलने का रास्ता भी तू ही देगा हमें। निकलने का नहीं, सिर्फ जिंदा रहने का रास्ता दे सकता हूँ, एलिस की तरफ से पुरजोर स्वर में कहा गया। और रास्ता केवल एक ही है, अपने सभी साथियों सहित सरेंडर कर दे। शायद तू भूल गया, सिकंदर ने बेखौफ कहा। हम लोग गिरफ्तार होने से बेहतर मर जाना समझते हैं। मौत ही पसंद है तो ठीक है। मेरे एक आदेश पर तोपें गरज उठेंगी और उनसे बरसती मौत से तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमें मंजूर है, मगर ध्यान रहे, हमारी लाशों के साथ साथ तुझे इसकी भी लाश उठानी होगी। हमसे बहुत पहले मर जाएगी ये। कहने के साथ सिकंदर ने नाजुक के बाल पकड़कर झटका दिया था। नाजुक ने जानबूझकर अपने अलग से ज़ोरदार चीख निकाली। वे उसे मार डालेंगे, वे उसे मार डालेंगे एलिस! अब्दुल गनी अधीर होकर चीखे। प्लीज़ ऐसा मत करो, बहुत बड़े दरिंदे हैं वे। हमने पहले ही कहा था कि अगर उन्हें इस तरह घेरा गया तो किसी हालत में नाजुक का खात्मा किए बगैर हाथ नहीं लग सकेंगे। आप देखते रहिए महाराज।
जेम्स एलिस ने दांत पीसते हुए कहा। मैं नाजुक का भी बाल बाका नहीं होने दूंगा और इनमें से किसी को निकलने भी नहीं दूंगा। एक बार फिर झील के पानी पर कलाबाजी खाती सिकंदर की आवाज़ फिजाओं में गूंज गई। सांप क्यों सूंघ गया जेम्स एलिस? अपने स्टीमर्स को आगे बढ़ने का हुक्म दे। तोपचियों से बोल के अपना काम करें। हम लोग मरने को तैयार हैं। इससे पहले कि एलिस कुछ कहता, वातावरण में नाजुक की आवाज़ गूंज उठी। मुझे बचा लो एलिस। पापा, मुझे बचा लो। ये लोग बहुत जालिम हैं, मुझे मार डालेंगे। देख देख एलिस, मेरी बच्ची कैसे बिलख रही है। अब्दुल गनी का कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। छोड़ उन्हें, वे तो फिर भी हाथ आ जाएंगे। नाजुक को कुछ हो गया तो वह वापस नहीं। कितनी बार कह चुका हूँ, आप चुप रहिए। ठीक उसी वक्त वहाँ सिकंदर ने बहुत ज़ोर से नाजुक के गाल पर चाटा मारा था और नाजुक इस तरह चीखी जैसे गाल पर चाटा नहीं बल्कि सीने पर गोली लगी। रुक जा हरामजादे, रुक जा, एलिस चिल्लाया। नाजुक को हाथ भी लगाया तो इस खंडर के मलबे का ढेर बना दूंगा। उस ढेर से इसकी लाश को ढूंढता रह जाएगा तू। सिकंदर ने खतरनाक स्वर में कहा। हमारे अंगों के बीच पड़े अपनी बीवी के पुर्जों को पहचान नहीं पाएगा। क्या चाहता है? एक स्टीमर और निकलने का रास्ता। नहीं मिल सकते तो फिर कत्ल होते देख इसे। कहने के साथ सिकंदर ने अपने जुराब से एक चाकू निकालकर खोल लिया था। नहीं सिकंदर, इसे इतनी आसानी से कत्ल मत करना। रोहित ने इतनी ऊंची आवाज़ में कहा था कि शब्द स्पष्ट रूप से झील के उस पार तक पहुंचे। मरना ही है तो मरने से पहले अंग्रेज के इस बच्चे को वो नज़ारा दिखाएंगे जिसे देखकर इसकी रूह कांप उठेगी। अल्ताफ भी उतनी ही ऊंची आवाज़ में बोला। हम सब भी वही करेंगे इसके साथ जो एलिस ने कुंती के साथ कराना चाहता। यही होना चाहिए दोस्तों, यही होना चाहिए। कहने के साथ सिकंदर ने हाथ में दबे चाकू से एक ही झटके में पीठ की तरफ से नाजुक का लिबास चीर डाला। नाजुक चिल्लाई, बचाओ बचाओ। नहीं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। एक कैप्टन की दूरबीन छीनकर अपनी आंखों से उस सारे दृश्य को देख रहे अब्दुल गनी चीखे। तुम ऐसा नहीं होने दे सकते एलिस। देखो, उसने हमारी बेटी का लिबास फाड़ डाला है। वह चिल्ला चिल्ला कर खुद को बचाने के लिए कह रही है। अगर तुमने ऐसा होने दिया तो हम अपनी सेना को तुम्हारा हुक्म न मानने का आदेश हुक्म देंगे। जेम्स एलिस ने दूरबीन से आंखें हटाईं। पलटकर अब्दुल गनी की तरफ देखा। उन्होंने पहली बार ऐसे शब्द बोले थे जिनसे बगावत की बू आ रही थी। वह जानता था कि जो उन्होंने कहा है अगर वह कर दिया तो और कुछ हो या ना हो, लेकिन सेना दो भागों में ज़रूर बढ़ जाएगी। शायद इस बात की भी परवाह नहीं करता हुए, लेकिन हकीकत यह है कि जो कुछ सिकंदर उसके साथी नाजुक के साथ कर रहे थे उसे वह भी नहीं होने देना चाहता था। बहरहाल सिवाया की जनता की नज़र में उसकी मूछ तभी ऊंची हो सकती थी जब वह अपनी पत्नी को सुरक्षित निकाल ले। वैसे भी कम से कम अब तक यहाँ जो कुछ भी हुआ था वह ज़रा भी नया नहीं था। वह पहले ही से जानता था कि यह सब होगा और इस सबसे निपटने की रणनीति बनाकर ही वह यहाँ आया था। उसी रणनीति के तहत एक बार फिर दूरबीन आंखों पर चढ़ाता हुआ माइक पर गरजा, रुक जाओ हरामजादो, रुक जाओ। हमें एक स्टीमर और निकलने का रास्ता चाहिए। उधर से सिकंदर ने कहने के साथ अर्धनग्न नाजुक को अवतार की तरफ उछाल दिया था और अवतार ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसे छोड़ कुत्ते, छोड़ दे उसे। एलिस दहाड़ा, मैं स्टीमर देने को तैयार हूँ और रास्ता भी मिलेगा। गुड, सिकंदर की आवाज़। अवतार, छोड़ दे उसे। अवतार ने अपनी हरकतों में ब्रेक लगा दिए। नाजुक अपने घुटनों में सिर देकर ऐसे स्थान पर बैठ गई जो एलिस और अब्दुल गनी की दूरबीनों की जद में था। उन्हें दिखाने के लिए फूट फूट कर रो पड़ी वह। उस दृश्य को देख रहे अब्दुल गनी खुद रोने को तैयार थे। मैं दो खाली स्टीमर भेज रहा हूँ, जेम्स एलिस ने निर्णायक स्वर में कहा। एक में नाजुक बैठकर हमारी तरफ आएगी, दूसरे में तुम लोग विपरीत दिशा में चले जाओगे। नहीं एलिस, ऐसा नहीं होगा। और क्या चाहते हो? सबसे पहले पूरब दिशा से अपनी सेनाएं हटाओ। हमें उधर से ही निकलना है। उधर एक भी सैनिक नज़र नहीं आना चाहिए। हो जाएगा, आगे बोलो। पूरब दिशा की तरफ ही वह स्टीमर है जिससे खंडहर की तरफ पहला गोला दागा गया था। हमें वही चाहिए, तोप सहित। ऐसा नहीं हो सकता, तोप सहित कोई स्टीमर नहीं मिलेगा। स्टीमर तो तोप सहित ही चाहिए एलिस, ताकि अगर तुम कोई गड़बड़ करो तो हम उससे नाजुक को उड़ा सकें। क्या कहना चाहते हो? हम यहाँ इस बुर्ज के साथ नाजुक को रस्सियों से बांधेंगे। सिकंदर ने खंडहर के सबसे ऊंचे बुर्ज की तरफ इशारा करने के साथ कहा। स्टीमर से पूरब दिशा की तरफ जाते वक्त तोप की नाल हर लम्हे नाजुक की तरफ रहेगी, ताकि अगर तुम कोई भी गड़बड़ करो तो हम एक विस्फोट के साथ इसे उड़ा सकें। ऐसा नहीं हो सकता सिकंदर। इस तरह तो तुम हमारे घेरे से सुरक्षित निकलते ही नाजुक पर गोला दाग सकते हो। ऐसा नहीं होगा। कैसे मान लो? दुनिया जानती है कि हम अपनी ज़ुबान से नहीं फिरते। मामला मेरी पत्नी का है सिकंदर खान। यह सौदा मैं तुझ जैसे कमीने की ज़ुबान पर एतवार करके नहीं कर सकता। हमारे बीच से निकल जाने की जितनी गारंटी तुझे चाहिए उतनी ही इस बात की गारंटी मुझे भी चाहिए कि निकलने से पहले तुम नाजुक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। अभी तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही कहाँ है? मतलब, पूरब दिशा की तरफ बढ़ते वक्त हमारी तोप के निशाने पर जहाँ नाजुक रहेगी वहीं तुम्हारी तोपों के निशाने पर हम होंगे, ताकि अगर हम नाजुक पर गोला चलाएं तो तुम लोग हमारे स्टीमर को उड़ा सको।
यह स्थिति उस वक्त तक रहेगी जब तक नाज़ुक हमारी तोपों की रेंज में रहेगी। ध्यान रहे, हमारा स्टीमर भी तुम्हारी तोपों की रेंज में उसी वक्त तक रहेगा जब तक नाज़ुक हमारी रेंज में रहेगी। कहने का मतलब ये कि इधर नाज़ुक हमारी तोप की रेंज से बाहर होगी, उधर हमारा स्टीमर तुम्हारी तोपों की रेंज से बाहर निकल जाएगा। बराबरी के स्तर पर एकमात्र यही सौदा हो सकता है एलिस। रेंज से बाहर निकलने के बाद ना तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकोगे, ना हम नाजुक का। रेंज से बाहर होने के बाद फरार हो जाना हमारा काम होगा, और तुम बेखटके यहाँ आकर बुर्ज से अपनी बीवी को हासिल कर सकते हो। बात पूरी तरह जेम्स एलिस की समझ में आ चुकी थी। बावजूद इसके उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी यह चुप्पी शायद सिकंदर एंड कंपनी को उतनी भारी नहीं पड़ रही थी जितनी अब्दुल गनी को। वे बोले, सोच कह रहे हो एलिस, कबूल कर लो, हमारे पास कोई चारा नहीं है। पलड़ा उन्हीं का भारी है, वे कमकर मरने को तैयार हैं, जबकि हम नाजुक को नहीं मरने दे सकते। जेम्स एलिस ने माइक पर, सौदा मंजूर है, कहने के स्थान पर सीधा पूरब दिशा की तरफ तैनात सेना को वहां से हटकर अपनी तरफ आने का हुक्म दिया। उसके ऐसा करते ही अब्दुल गनी का चेहरा दमक उठा। हुक्म की देर थी कि पूरब दिशा की तरफ तैनात सेना उसकी तरफ आने लगी। वह प्रक्रिया भी चली रही थी कि एलिस ने उस खास स्टीमर से कहा जिसे सिकंदर एंड कंपनी ने मांगा था, तुम लोग स्टीमर लेकर मेरे पास आ जाओ। सिकंदर ने तुरंत विरोध किया। ऐसा नहीं होगा। मतलब? एलिस ने माइक पर पूछा। स्टीमर किनारे की तरफ नहीं जाएगा, जहाँ है वहाँ से सीधा खंडहर की तरफ, यानी हमारे पास आएगा। एलिस उसे समझाने वाले भाव से बोला, मैं उसे अपने पास इसलिए बुला रहा हूँ ताकि हमारे सैनिक किनारे पर उतर सके। उसके बाद चालक स्टीमर को तुम्हारे पास पहुँचा देगा। हमें न तुम्हारा चालक चाहिए न सैनिक। सिकंदर का लहजा बेहद सपाट था, और ना ही स्टीमर किनारे की तरफ जाएगा। फिर वे सब किनारे पर कैसे आएंगे? सैनिक हैं, ट्रेनिंग के दरमियान तैरना अच्छी तरह सिखाया जाता है। वे वहाँ से तैर कर किनारे पर पहुँचेंगे। इधर हम में से कोई एक तैरकर स्टीमर पर जाएगा और उसे खंडहर की तरफ लाएगा। ओके। कहने के बाद एलिस ने स्टीमर पर मौजूद चालक और सैनिकों को तैरकर किनारे पर आने का हुक्म दिया। उधर वह सारी प्रक्रिया चल रही थी। इधर अल्ताफ़ ने धीमे स्वर में कहा, नोट कर लेना मेरी बात, ये फिरंगी साले एक नंबर के धोखेबाज होते हैं, कोई ना कोई धोखा ज़रूर करेगा वह। सिकंदर बोला, उससे निपटना तेरा काम है। मतलब? दूरबीन आंखों से लगाए रख, कड़ी नज़र रख उन पर, ताकि उनके द्वारा की गई कोई भी चालाकी तेरी नज़र में आ सके। किस किस साले पर नज़र रखूं? दूरबीन चारों तरफ घुमाते अल्ताफ़ ने कहा, साले हैं ही इतने ज़्यादा कि। सबको छोड़, सिकंदर ने उसकी बात काटी, सिर्फ जेम्स एलिस पर नज़र रख। उसके निर्देश के बगैर कुछ नहीं होगा। उसकी अगर उंगली भी हिले तो वह तेरी नज़र में आनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है। कहने के साथ उसने दूरबीन एलिस पर स्थिर कर दी। यही साला बखेड़ेबाज है। निखार, तू स्टीमर लेकर आइए। कहे तो यहीं से झील में जंप लगा दूं? पूछ के रही है, जो करना करती क्यों नहीं? और सचमुच उसके बाद निखार ने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। बुर्ज की चोटी से पट्टी ने सीधी झील में जंप लगाई थी। तू नीचे से रस्सी लेकर आ रोहित। दूरबीन से लगातार एलिस को देख रहा सिकंदर अपने साथियों को काम सौंप रहा था। और हरविंदर, तू नाजुक को बुर्ज की चोटी पर बांध कर आएगा। कहे तो आसमान में लटकाऊं साली को। गाली मत देना, घुटनों में सर्दियों से सक रही नाजुक ने कहा, वरना यहाँ से निकलने के सारे मंसूबों पर पानी फेर दूंगी। खड़ी होकर केवल इतना कहना होगा मुझे कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। जितनी गालियाँ मैं लंदन से सीख कर आया वे सारी की सारी मुझे बकेगा, और इस कदर खंडहर का नामो निशान मिटा देगा कि भविष्य में इसके अवशेष तक किसी को नहीं मिलेंगे। चुप रहे मेरी अम्मा, अवतार ने कहा। चुपचाप घुटनों में सर्दी है, इसी तरह से सकती रहे। तेरा यूं से सकने ही आज़ादी की मशाल को रोशन रख सकता है, वरना बुझे तो हम सब पड़ी हैं। गनीमत है जल्दी मेरी अहमियत समझ गए। मानना पड़ेगा, सिकंदर बोला। एलिस प्यार खूब करता है तुमसे। हमें यूँ रास्ता देने के लिए तैयार हो जाना मजाक नहीं है। तलवार की तरह मेरे अब्बा जो सवार हैं उसके सिर पर। ये तुम ठीक कह रहे हो एलिस। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो एलिस। ये ठीक नहीं कर रहे तुम। अब्दुल गनी की हालत ऐसी थी जैसे दम निकला जा रहा हो। वे लोग बराबर हम पर नज़र रखे हुए हैं। अगर उन्हें ज़रा भी इल्म हो गया कि तुम चालाकी कर रहे हो तो वे नाजुक को मार डालेंगे। एलिस दांत बीच कर के उठा। मुझे लगता है महाराज कि मैंने आपको यहाँ लाकर गलती की। क्या मतलब? आप कुछ करने ही नहीं दे रहे मुझे, जबकि मैं हाथ आए सिकंदर उसके साथियों को इतनी आसानी से नहीं निकलने दे सकता। ऐसा मौका शायद फिर कभी हाथ नहीं लगेगा हमारे। लेकिन अगर उन्होंने, बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? मैंने पहले ही कहा था और कर भी वही रहा हूँ। आपकी बेटी होने के साथ साथ नाजुक मेरी पत्नी भी है। उसे सुरक्षित कर लिया मैंने। जो भी होगा उस क्षण के बाद होगा, जब वे उनकी तोप की रेंज से बाहर हो चुकी होगी। तब वे चाहकर भी नाजुक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। लेकिन अगर वे ताड़ गए कि तुम कोई चालाकी कर रहे हो, आप यकीन मानिए महाराज, इस बार एलिस की जगह कैप्टन हमीद ने कहा था, मैं सारा काम करूंगा ही इतनी सावधानी के साथ। एलिस साहब की हर बात मैंने अच्छी तरह समझ ली है। पानी के अंदर ही अंदर तैर कर मैं उस स्टीमर के नीचे पहुंच जाऊंगा। टाइम बम मेरी जेब में ही है ही। उसे बस उसकी तली में फिट करना है।
टाइम ही कितना लगेगा इसमें? टाइम क्या सेट करोगे उसमें? एलिस ने पूछा। हमीद ने कहा, आधे घंटे बाद का। करेक्ट। तब तक वे रेंज से बाहर निकल चुके होंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ? शशंक के अब्दुल गनी ने सवाल उठाया। आधे घंटे में वे रेंज से बाहर नहीं निकल सके, तब भी उन्हें नाजो पर गोला दागने का मौका नहीं मिलेगा। उनके बार बार व्यवधान डालने पर एलिस किलस गया। बम इतना शक्तिशाली है कि एक बार फटने के बाद उन्हें कुछ करने का तो दूर, सोचने तक का मौका नहीं देगा। एक ही विस्फोट के साथ पूरे स्टीमर के परखच्चे उड़ जाएंगे। एक भी नहीं बचेगा उनमें से। लेकिन अगर उन्हें पता लग गया कि तुमने बम लगाया? कैसे पता लग जाएगा? उनके पास क्या जादू की छड़ी है? हम देख रहे हैं, वे हम सब पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही कैप्टन हमीद उन्हें झील के किनारे पर नज़र नहीं आएगा, वे समझ जाएंगे कि कोई गड़बड़ है। उस हालत में वे... बात ठीक है हमीद। एलिस हमीद की तरफ घूमा। तो क्या करें सर? क्या तुम्हारी यूनिट में ऐसा कोई दूसरा है जो इस काम को कर सके? एलिस ने पूछा। बिल्कुल साधारण सैनिक होना चाहिए वे। ऐसा जिस पर उनके उनकी निगाह ना हो, जिसके किनारे से गायब होने को वो नोटिस ना कर सकें। तैरना तो सभी को आता है सर, लेकिन स्टीमर की तली में बम फिट करना शायद ना आता हो। उसमें क्या है? उसे बस एक टेप से तली में चिपकाना है। वो तो सब कर लेंगे, लेकिन बम में टाइम सेट करना, वो तुम खुद करके किसी सैनिक को दे दो। एलिस उसकी बात काट कर बोला। 30 मिनट की जगह वह टाइम और ले लो जो उसे कहा, जो उसे यहाँ से तैरकर स्टीमर के नीचे पहुँचने में लगेगा। अनुमान से 1 घंटे का टाइम भर दो उसमें। उसके बाद तो उसे बस स्टीमर की तली में चिपकाने का काम रह जाएगा, जिसे कोई भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है। यही करो, टहलते हुए मुझसे दूर चले जाओ। टहलते टहलते अपनी पीठ खंडर की तरफ कर लेना। ये काम ऐसे स्वाभाविक अंदाज में होना चाहिए कि अगर वह तुम्हें देख भी रहा हूँ तो किसी तरह का शक ना कर सकें। उसी पोजीशन में तुम्हें टाइम बम में टाइम सेट करना है और सारी बात समझाकर किसी सैनिक को सौंपना है। ओके सर। सैनिक को समझाने के बाद तुम वापस मेरी तरफ आ जाओगे। वह तब तक झील के पानी में ना उतरे तब जब तक तुम मेरे पास ना लौट आओ। उनके दूरबीन तुम पर या मुझ पर सेट रहेंगे। सैनिक पर ध्यान तक नहीं जाएगा उनका। और तुम्हारे मुझ तक पहुँचते ही सैनिक को इस तरह झील में सरक जाना है जैसे धूप सेकने नदी किनारे आया मगरमच्छ धूप सेकने के बाद धीरे से नदी में सरक जाता है। फिक्र ना करें सर, ऐसा ही होगा। कहने के बाद कैप्टन हमीद सचमुच एक तरफ को टहल लिया था। अब्दुल गनी के चेहरे पर अब भी ऐसे भाव थे जैसे अगर उनका बस चले तो उसे बिल्कुल ना होने दे जो हो रहा था। सूरज पूरी तरह उदय हो चुका था। जाहिर है वातावरण में उसकी भरपूर रोशनी फैल चुकी थी। सीन वही था जिसकी सिकंदर ने कल्पना की थी। नाजुक रस्सियों की मदद से सबसे ऊंचे बुर्ज के साथ बंधी थी। स्टीमर तेजी के साथ झील के पूर्वी किनारे की तरफ बढ़ रहा था। उसे अल्ताफ चला रहा था। स्टीमर में रखी छोटी सी तोप कमू बुर्ज की तरफ था। गोला डाला जा चुका था उसमें। लीवर पर तैनात था सिकंदर। निखार, अवतार, हरविंदर और रोहित स्टीमर की 4 दिशाओं में तैनात थे। आंखों पर दूरबीन, हाथों में गने। अपनी अपनी दिशा में पैनी नज़र रखे हुए थे वे। हर तरफ की सेनाएं और बाकी तीनों स्टीमर उनसे दूर थे। उस उन पर तैनात तोपों के मुंह उनके स्टीमर के साथ साथ सफ़र कर रहे थे। स्थिति बेहद तनावपूर्ण होने के बावजूद हरविंदर सिंह ने मौका लगते ही कहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही दोस्तों कि सिकंदर ने तोप के लीवर पर अपनी ही ड्यूटी क्यों लगाई। कूड़ मगज है साले, इसलिए समझ में नहीं आई। हरविंदर इस तरह तपाक से बोला जैसे इस टॉपिक पर बस बोलने का बहाना ही ढूंढ रहा था। मैं तो उसी वक्त समझ गया था। किस वक्त? जब सिकंदर ने ड्यूटियाँ लगाई थी। क्या समझ गया था? रोहित ने बगैर एक क्षण भी गवाए पूछा। तोप के लीवर पर सिकंदर ने हम में से किसी की ड्यूटी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इसे डर था कि हम नाजुक को उड़ा देंगे। क्या बकवास कर रहा है? सिकंदर क्या नहीं उड़ा लेगा? नहीं उड़ाएगा। क्यों? भला ऐसा क्यों होगा? बस ये मत पूछ। ड्राइविंग करते अल्ताफ ने भव्य मटकाने के साथ कहा, ये राज की बातें हैं, सबके सामने नहीं बताई जाती। एलिस की किसी तोप ने हमें स्टीमर सहित भी उड़ा दिया तब भी ये नाजों पर गोला नहीं दागेगा। मैं नहीं मानता इस बात को। तेरे ना मानने से क्या होता है? जो हकीकत है सो हकीकत हकीकत है। क्यों सिकंदर? अवतार ने सीधे उसी से कहा। क्या बक रहा है ये? क्या इसकी बात में ज़रा भी दम है? सिकंदर के काले ओठों पर मुस्कान उभर आई। हरविंदर के बात शुरू करते हुए समझ चुका था कि वे सब उसकी खिंचाई करने के मूड में, सो बोला, पूरा दम है। क्या मतलब? अवतार चिहूका। मैं तुम सहित खुद को भी शहीद हो जाने दूंगा मगर नाजुक पर गोला नहीं दागूंगा। सिकंदर की मुस्कान गहरी हो गई। अब बोल बेटा। रोहित ने अवतार से कहा। मैं बकवास कर रहा था या दुरुस्त फरमा रहा था? बात कुछ समझ में नहीं आई सिकंदर मियाँ। अवतार भी उससे मजे लेने के पूरे मूड में बोला। ऐसा क्यों करोगे तुम? भला रात ही रात में नाजुक से ऐसा क्या रिश्ता जोड़े जोड़ बैठे हो तुम? उसने इतना साथ दिया है, इतना कि उसी की बदल यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या अभी तुम लोगों को यकीन नहीं हुआ कि सचमुच उसका दिल अंदर से हिंदुस्तानी है? हरविंदर ने तुरंत कटाक्ष किया। मतलब रात ही रात में उसके दिल में झांक बैठे सिकंदर मियाँ? तब तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि और क्या क्या पाया उसके दिल में। क्यों दोस्तों? ये बात निखार ने कही थी। सब बता दूंगा लेकिन फ़िलहाल सब अलर्ट हो जाए। सिकंदर के एक ही वाक्य ने सारा माहौल बदल दिया। हम उनकी सभी तोपों की रेंज से बाहर निकलने वाले हैं।
एलिस चीखा। नाजुक उनकी रेंज से बाहर हो चुकी है। एक्शन, कैप्टन हमीद ने कहा। तीनों स्टीमरों ने एक साथ खंडहर की तरफ दौड़ लगा दी। आंखों पर दूरबीन लगाए एलिस बहुत उम्मीद के साथ सिकंदर वाले स्टीमर की तरफ देखता बोला, बम अभी तक नहीं फटा? फटता ही होगा। हमीद ने भी एक अन्य दूरबीन लगा रखी थी। अब्दुल गनी उधर नहीं देख रहे थे। उनकी नज़र खंडहर की तरफ दौड़े चले जा रहे स्टीमर्स पर थी, या थी बुर्ज के साथ बनी नाजुक पर। यह सुनकर उनकी आंखें जुगनू की माने चमक उठी थी कि नाजुक सिकंदर की तोप की रेंज से बाहर हो चुकी थी। तेरा सैनिक उनके स्टीमर में बम लगाने में कामयाब भी हुआ या नहीं? एलिस ने सशंकित स्वर में पूछा। नाकामयाब होने का कोई मतलब तो है नहीं सर। अपनी कामयाबी का उसने कोई इशारा तो किया नहीं। वैसी कोई बेवकूफ़ी करने को तो खुद मैंने ही मना किया था। कहा था जब तक धमाके की आवाज़ न सुन ले तब तक पानी के अंदर ही रहे। उन्होंने देख लिया तो? अरे! दूरबीन से उसी तरफ देखता एलिस बुरी तरह चौंक करके उठा। ये क्या? उन सब ने झील में छलांग लगा दी है। स्टीवर बिना चालक के दौड़ा चला जा रहा है। ये शब्द हमीद के मुंह से निकले। उसे चलाने वाले तक ने बात फिर उसकी बात फिर अधूरी रह गई। कारण था भयंकर विस्फोट। ऐसा कणभेदी विस्फोट जिसके परिणाम स्वरूप एक ही झटके में स्टीमर के परखच्चे उड़ गए थे। आग का गोला सा आकाश की तरफ उछल कर रह गया। हवा में झंझनाते सुलगते हुए स्टीमर के टुकड़ों को वे दोनों ही अपने दूरबीनों से साफ देख सकते थे। वे बच गए हमीद। एलिस इस तरह चीख पड़े जैसे कयामत आ गई हो। बम के फटने से पहले वे स्टीमर से कूद गए। बम फटने तक स्टीमर उनसे काफ़ी दूर निकल चुका था। हैं तो वे झील में ही सर, हम उन्हें तलाश कर सकते हैं। उसके बाद जेम्स एलिस माइक पर पागलों की तरह अपनी सेना को हुक्म दे रहा था। और वैसे हुक्म वह करीब 9 महीने तक दंदनाता रहा। न उस दिन कोई नतीजा निकला था, न आगे कभी निकल सका। झील का केवल वही हिस्सा नहीं जहाँ वे कूदे थे, बल्कि उसके हुक्म पर सैनिकों ने पूरी की पूरी झील ही खंगाल डाली थी, परंतु उनमें से एक भी तो हाथ नहीं लगा। 6 के 6 गधे की सींगों की तरह गायब हो गए थे। जाहिर है कि एलिस बुरी तरह भन्ना गया। वहाँ से महल में लौटने तक वह पक्का निश्चय कर चुका था कि भले ही एक बार फिर बलवीरा की सेवाएं लेनी पड़े, लेकिन अमरिंदर सिंह से यह उगलवा कर रहेगा कि उसे नाजुक के तहखाने में होने और तहखाने की बाकी कैफियत के बारे में कैसे पता लगा। अपने इस निश्चय के बारे में उसने रास्ते में ही नाजुक को बता भी दिया था, और इसी इरादे से अगली सुबह तहखाने में पहुंचा भी, लेकिन वहाँ अमरिंदर सिंह की लाश पड़ी देखकर दंग रह गया। कम से कम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी के सारे रहस्य अमरिंदर सिंह के साथ ही दफन हो गए थे। काश काश वह जान सकता कि वे रहस्य उसी ने दफन किए थे जिस पर उनके खुलने का सबसे ज़्यादा असर पड़ना था, और वह थी उसकी पत्नी नाजुक। नाजुक एलिस। गुलशन के बीवी बच्चे रहस्यमय तरीके से उसके घर पहुंच गए थे। लाख पूछताछ के बावजूद वे नहीं बता सके कि उन्हें कहाँ ले जाया गया था और कहाँ से वापस घर लाकर छोड़ दिया गया। उनके बयानों से एक ही बात साबित हुई थी, ये कि उन्हें सिकंदर ग्रुप ने किडनैप किया था। मतलब ये कि हर कोण से एक ही बात उभर कर आई, ये कि गुलशन ने जो कुछ किया अपने बीवी बच्चों की खातिर मजबूर होकर किया, लिहाजा उसे छोड़ दिया गया। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि उसे बैंक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसे इतने जिम्मेदार पद के काबिल नहीं माना गया था। एलिस के आदेशों पर पूरे 9 महीने तक ठीक उसी तरह मुकम्मल रियासत को खंगाला जाता रहा जैसे झील को खंगाला गया था। परंतु मजाल है जो उनमें से एक भी हुकूमत के हाथ लगाओ। वारदातें बदस्तूर जारी थी, बल्कि सिकंदर का वह छोटा सा ग्रुप पिछले 9 महीने में बहुत बड़े दल का रूप धारण कर चुका था। दल का नाम रखा गया था इंकलाब। सिवाया में भी वही सब चल रहा था जो बाकी हिंदुस्तान में चल रहा था, यानी क्रांतिकारी अपना काम कर रहे थे, हुकूमत अपना। सिवाया में इंकलाब ने कुछ ज़्यादा ही बवाल मचा रखा था। इस दरमियान एक कामयाबी एलिस को भी मिली। सिकंदर का फ़ोटो हासिल कर लिया था उसने। उस फोटो को अखबारों में छपवा दिया गया, रियासत की दीवारों पर चिपकवा दिया गया। जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को 10,000 इनाम भी रख दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सिकंदर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एकमात्र इसी कारण से एलिस भन्नाया हुआ सा रहता था। उस वक्त भी भन्नाया हुआ था। इसलिए भन्नाया हुआ था क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक पिछली रात सिकंदर और उसके लड़कों ने शस्त्रागार लूट लिया था। उस वक्त फ़ोन पर वह उस पर बरस रहा था जिस पर शस्त्रागार की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। जिस वक्त मारे खुशियों के झूमते हुए अब्दुल गनी वहाँ पहुँचे, और बगैर ये परवाह किए कि जेम्स एलिस किस मानसिक अवस्था में उसके हाथ से रिसीवर छीन लिया। छीन कर उस वक्त उन्होंने उसे क्रेडल पर पटका था जब एलिस आग बबूला हुआ चीख पड़ा, ये क्या किया आपने? मैं पिछली रात लुटे शस्त्रागार के बारे में बात कर रहा था। आपको मालूम भी है कि रियासत में क्या हो रहा है? रियासत की छोड़ो एलिस, खुशियों की ज़्यादती के कारण झूमते हुए से अब्दुल गनी कहते चले गए, सबसे पहले अपने घर की फिक्र करो। ये तो पता रखो कि तुम्हारे घर में क्या हुआ है। क्या आफत आ गई है? क्या हुआ है घर में? जेम्स एलिस ये पूछते वक्त भी बुरी तरह भन्ना हुआ था। लड़का? अब्दुल गनी ने कहा, लड़का हुआ है क्या? एलिस का मुंह खुला का खुला रह गया था। तुम बाप बन गए हो एलिस, बाप बन गए हो तुम। खुशियाँ अब्दुल गनी के सिर पर चढ़कर बोल रही थी। हम नाना बन गए हैं।
नाजुक ने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। ये ये क्या कह रहे हैं आप? पलक झपकते ही न केवल एलिस के चेहरे के भाव बदल गए बल्कि खुशियों की पराकाष्ठा के कारण मुंह से शब्द तक ठीक से नहीं निकल रहे थे। वही कहा एलिस, वही कहा है जो तुमने सुना। नाचते हुए से अब्दुल गनी ने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया था। एलिस ने उन्हें अपने भुजाओं में बाजुओं में भरकर हवा में उठा लिया और झूमता हुआ से कहता चला गया, आपको तो ये खुशखबरी भी देनी नहीं आई महाराज, बगैर मिठाई कहीं मुझसे ये कहने चले आए आप। आज तो महल के खजाने खोल देने चाहिए, जो मांगे उसे दे देना चाहिए। जेम्स एलिस की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। पापा बन गया हूँ मैं, पापा। ढोल नगाड़े बज रहे थे। दुदुम्बी वाला भी मस्त हो गया था। महल में मौजूद हर शख्स का चेहरा खुशियों से दमक रहा था। लंबी चौड़ी बारादरी में भागता जेम्स एलिस जनान खाने की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। बारादरी में दीवारों के साथ दोनों तरफ खड़ी दमकते चेहरे लिए बांदियाँ उसकी राहों में पुष्प वर्षा कर रही थीं। ज़मीन पर चलता नज़र नहीं आ रहा था जेम्स एलिस। आज तो वह हवा में उड़ रहा था। यूं ही उड़ता हुआ एक बंद दरवाजे पर पहुंचा। उसे मालूम था कि इस दरवाजे के पीछे उसकी नाजुक है। आज अकेली नहीं है वह, उसकी बगल में एक नन्ही सी जान लेटी होगी, एलिस का अपना अंश। दरवाजे को ढकेलने के लिए वह लपका ही था कि एक साथ कई बांदियाँ उसके और दरवाजे के बीच आ गई। खुशियों की ज़्यादती के कारण वे सभी चहक रही थीं। जेम्स एलिस अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि उनमें से एक ने कहा, आज इस तरह अंदर नहीं जा सकेंगे जमाई बाबू। कि क्या मतलब? एक बार तो वो बौखला ही गया था। हमारा नेक, दूसरी ने कहा। और जेम्स एलिस को जब कुछ और नहीं सूझा तो गले में पड़ी सच्चे मोतियों की माला तोड़कर बांदियों की तरफ बढ़ा दी। एक बांदी ने उसे लपका, बाकी फर्श पर बिखर कर सच्चे मोतियों पर झपट पड़ी। उन्हें उसी काम में मशगूल छोड़ एलिस दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच गया। लंबे चौड़े कक्ष में नाजुक एक बहुत बड़े बेड पर लेटी थी। एलिस का अंश बेड के दूसरी तरफ मखमली कपड़ों में लिपटा सो रहा था। उसके चेहरे तक पे बारीक कपड़ा ढका था। नाजुक उसे देखकर बहुत ही मोहक ढंग से मुस्कुराई। थैंक यू वेरी मच नाजुक। खुशियों के रथ पर सवार वह उड़ता हुआ सा उसकी तरफ बढ़ता बोला था और बेड के नज़दीक पहुंचते ही झुककर उसने नाजुक के मुस्कुराते होंठ चूम लिए। नाजुक ने होंठ आज़ाद होते ही कहा, बेटा मुबारक, तुम्हें भी। एलिस ने एक बार फिर उसके होंठ चूमे। बहुत खुश हो? खुश नहीं होऊंगा, पापा बनाओ। मेरे ख्याल से किसी भी आदमी की ज़िंदगी का यह सबसे खुशनसीब दिन होता है। नाजुक ने केवल इतना ही कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। दिखाओगी नहीं मुझे? नाजुक ने कुछ कहा नहीं। उसी मोहक मुस्कान के साथ नवजात शिशु की तरफ एक करवट ली और उसके चेहरे पर पड़ा चीना कपड़ा एक तरफ हटा दिया। नहीं! कपड़ा हटते ही जेम्स एलिस के हलक से ऐसी ज़ोरदार चीख निकली जो कदाचित महल की हर दीवार से सिर पटकती चली गई थी। अनजाने में ही पलंग से 2 कदम पीछे हट गया था। मुंह खुला का खुला रह गया था। आंखें फटी की फटी। उन फटी हुई आंखों से एलिस जैसे अपने बेटे को नहीं बल्कि संसार की सबसे घृणित वस्ती को देख रहा था। एलिस की ज़ोरदार चीख के कारण बच्चा जाग गया था। चौंक कर रोने लगा था वह, मगर अब दोनों में से किसी का भी ध्यान उधर कहाँ। नाजुक ने चौंक कर करवट बदली थी। क्या हुआ? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। हलक फाड़ कर चिल्लाया था। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरा बेटा इतना काला नहीं हो सकता। ये तो इंडियन है। एलिस, नाजुक चीखी। ये क्या कह रहे हो तुम? सिर्फ इंडियन ही नहीं है ये। एलिस बहुत गौर से नवजात शिशु की तरफ देखता हुआ कहता चला गया, ये तो सिकंदर का बेटा है। उसी से शक्ल मिलती है इसकी। दूरबीन के ज़रिए मैंने उसे बहुत नज़दीक से देखा है। नाक, नक्श, रंग सब कुछ वही है। ये तुम क्या कह रहे हो एलिस? ये क्या कह रहे हो तुम? नाजुक पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। ये तो इल्ज़ाम है मुझ पर। इल्ज़ाम नहीं है बेवफा औरत, सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है ये। दांत भींचे एलिस कहता चला गया, बल्कि कलई खुल गई है तेरी। कुदरत ने तेरे चेहरे पर पड़ा नकाब नोच लिया है। यह उस रात की निशानी है जो तूने उसके साथ झील के बीच बने खंडहर में गुजारी थी। यह झूठ है एलिस। उसने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया। अपनी पत्नी के बारे में तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? सोचने की बात करती है तू, सोचने की? गुस्से से पगला एलिस ने उसके बाल पकड़कर झंझोड़ दिए। इतने बड़े सबूत के बावजूद बरगलाने की कोशिश कर रही है मुझे। इस बच्चे के रूप में तेरी करतूत खुद सामने आ गई है। मेरी तो बात ही छोड़, दुनिया का कोई भी आदमी इसे देखने के बाद मेरा बच्चा नहीं कह सकता। रियासत की दीवारों पर लगे पोस्टरों से शक्ल मिला इसकी। 100% उसी से शक्ल मिलती है। सिकंदर का पाप है ये, तेरी और सिकंदर की काली रात का काला पाप। कैसे यकीन दिलाओ एलिस? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि यह बात बिल्कुल झूठी है? यकीन दिलाने की कोशिश कभी करना भी मत, वरना मैं तेरा गला दबाकर तुझे मार डालूंगा, और इसे भी। कहने के बाद एक पल के लिए वह वहाँ नहीं रुका था। तोप की गोली की तरह सुलगता कक्ष से बाहर निकल गया। ढोल नगाड़े बंद हो गए। दुदुम्बी वाला भी खामोश। महल में मातम छा गया था। और महल ही में क्यों, ऐसी खबरें हवा को पंख बनाकर उड़ा करती हैं। उन्हीं हवाओं ने सारी रियासत में ये खबर फैला दी कि जेम्स एलिस की बीवी ने सिकंदर के बेटे को जन्म दिया है। बड़ी ही अजीब प्रतिक्रिया हुई थी रियाया की। जितने मुंह उतनी बातें।
हवाओं ने जनता को ये तक बता दिया था कि बच्चा नाजुक द्वारा सिकंदर के साथ खंडहर में गुजारी गई एक रात का परिणाम है। ज़्यादातर भारतीय खुश थे। वे ये मान रहे थे कि एलिस को सिकंदर की ये बड़ी अनोखी चोट है। हकीकत बयान की जाए तो वह ये कि मनी मन वे भी खुश थे कि जो हिंदुस्तानी होने के बावजूद हुकूमत के पिट्ठू कहलाते थे, सब उस बच्चे को देखना चाहते थे। शायद रियासत का बच्चा बच्चा, मगर भला सबके नसीब ऐसे कहाँ थे। हवाओं को पंख बनाए ये खबर जब सिकंदर तक पहुंची, हरविंदर, अल्ताफ, रोहित, अवतार और निखार तक पहुंची, तो बहुत देर तक तो उनके बीच सन्नाटा ही छाया रहा। ऐसा सन्नाटा जैसे कहने के लिए किसी को कुछ सूझ ही न रहा। और जब सूझा तो रोहित को सूझा। सबसे पहले उसी दिन कुछ यूं कहकर सन्नाटा तोड़ा था, अपने सिकंदर ने तो कमाल कर दिया। वाकई, हरविंदर की आवाज़। सिकंदर ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित नजर आ रहा था। हलक फाड़कर दहाड़ा था वह। क्या पकना चाहते हो तुम? इस पट्टे ने तो एक ही रात में वह काम कर दिया जो जेम्स एलिस सैकड़ों रातों में नहीं कर सका। ये बात अवतार ने कही। जबान संभाल कर बात कर अवतार, सिकंदर गुर्राया। तुम सब जानते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हरविंदर बोला। हम क्या जाने, हम सब तो ऊपर थे। रोहित ने कहा। अपनी अपनी ड्यूटी पर। ड्यूटी भी इसी ने लगाई थी। और निखार ने बताया भी था। सुबह के वक्त जब वे खंडहर के गिर जाने की खबर लेकर नीचे गई तो कुर्सी के साथ बंधी हुई नहीं थी, वह आराम से गलवैयाँ कर रही थी। असल में तो अब समझ में आई है ये बात कि अमरिंदर से पुष्टि करने से पहले ये हजरत उसके सच्ची होने का ढिंढोरा क्यों पीट रहे थे। हर एंगल से सच्ची तो नज़र आनी ही थी। वो पिघल गया था पट्टा। मैंने तो उसी वक्त कहा था। नाजुक ने साफ साफ कह जो दिया था कि वह इससे मोहब्बत करती है। लड़की ये खाए और लड़का ना पिघले, ऐसा ज़रा कम ही होता है। तुम सब अपनी गंदी जुबान बंद करते हो या नहीं? अरे, हरविंदर ने कहा। इसमें गंदी जुबान वाली क्या बात हो गई? जो किया ठीक ही किया दोस्त। आज सारे हिंदुस्तानी खुश है। सबकी जुबान पर एक ही बात है, ये कि क्रांतिकारी तो इस देश में बहुत है, लेकिन अपना सिकंदर उन सबसे निराला निकला। वैसा कीर्तिमान और कोई क्रांतिकारी स्थापित नहीं कर सकता जैसे सिकंदर ने किया। पट्टे ने ऐसी करारी चोट दी है एक अंग्रेज़ को जैसी किसी और के द्वारा देनी तो दूर कोई सोच तक नहीं सका। पट्टे ने एक अंग्रेज़ की बीवी को ही अपने बच्चे की माँ बना डाला। भला किसी अंग्रेज़ को इससे करारी चोट और क्या दी जा सकती है? शिकायत है तो सिर्फ ये कि तुमने हम तक से, अपने दोस्तों तक से ये बात छुपाई। अवतार बोला। बता देते तो ज़रा भी बुरा नहीं मानते, बल्कि और मज़ा ही आता। क्यों दोस्तों? और इसमें शक नहीं कि सिकंदर आपा खो बैठा। झपट कर दोनों हाथों से अवतार का गिरेबान पकड़ा उसने, और ज्वालामुखी की मानिंद गरजता चला गया। अब अगर तूने ऐसा कुछ भी कहा अवतार, तो मैं तेरी ज़ुबान खींच लूँगा। सिकंदर, अल्ताफ उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। अब तुम्हारी ये चोरी और सीना जोरी नहीं चलेगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे अल्ताफ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। हरविंदर सिंह ने कहा। महल से खबर ये आई है कि बच्चे की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। जादू से नहीं हो गया होगा ऐसा? सिकंदर बोला। मैं उसे देखना चाहूँगा। देखना तो हम भी चाहेंगे उस काले अंग्रेज़ को। काला अंग्रेज़? हरविंदर सिंह ने चटकारा सा लेने के साथ कहा। रोहित, ये क्या नाम दिया तुमने उसे? अपने सिकंदर का दावा है कि वह एलिस का बच्चा है, एक अंग्रेज़ का बच्चा और काला। रोहित ने अपनी आंखों में ज़बरदस्त व्यंग भरकर सिकंदर की तरफ देखते हुए कहा। तो क्या काला अंग्रेज़ नहीं हुआ वह? सिकंदर पर कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था। नहीं सर, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। जेम्स एलिस ज़ोर ज़ोर से बोलकर फ़ोन पर बात कर रहा था। इंडिया से मन भर गया मेरा। मुझे वापस लंदन बुला लीजिए। यहाँ अब्दुल गनी का सलाहकार किसी और को बनाकर भेज दीजिए। बेवकूफ़ इंडियंस की तरह सेंटिमेंट्स में मत बहो एलिस। दूसरी तरफ से कहा गया। हमें रिपोर्ट मिल चुकी है कि 2 महीने पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ, और तुम क्यों वहाँ से वापस आना चाहते हो। समझने की कोशिश कीजिए सर। एलिस लगभग गिड़गिड़ा उठा था। मौजूदा हालात में मैं यहाँ नहीं रह सकूँगा। समझने की कोशिश तुम्हें करनी है। कहा गया। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, ऐसे जख्मों की टीस कुछ दिन रहती है। वक्त मरहम बनकर उन्हें इस तरह सुखा देता है कि निशान तक बाकी नहीं रहते। साल 2 साल गुजरेंगे तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम्हारी उस बेवफा इंडियन वाइफ ने वैसा कुछ भी किया था। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकेगा। 24 घंटे जब वह और उसका वह हरामज़ादा बच्चा मेरी आंखों के सामने रहेगा, तो कैसे वक्त मरहम बनकर मेरे ज़ख्मों को सुखा सकेगा? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम ही ने कौन सी उससे शादी प्यार की खातिर की थी? वह एक सियासत थी। वहाँ के राजा के दामाद बनकर ही तुम वहाँ की जनता के जवाई बाबू बन सकते थे। यकीनन शादी मैंने आप ही के निर्देश पर की थी सर, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि धीरे धीरे मैं उससे मोहब्बत करने लगा, उसके बच्चे को अपना बच्चा समझने लगा। और उसने, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं मिस्टर एलिस। उसकी बात काटकर शुष्क स्वर में कहा गया। तुम्हारे सेंटीमेंट्स और प्यार की खातिर मुल्क के हितों को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। वहाँ की हुकूमत और जनता पर जो पकड़ तुम बनाए हुए, किसी भी नए आदमी को वहाँ तक पहुँचने में वर्षों लग जाएंगे। इसलिए तुम्हें हटाकर वहाँ नया सलाहकार नहीं भेजा जा सकता। और याद रहे, तुम तलाक जैसा भी कोई कदम नहीं उठाओगे। जनता में यह मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि अब तुम वहाँ के जवाई बाबू नहीं रहे। अंदरूनी रूप से अपनी वाइफ से क्या संबंध रखते हो ये तुम जानो। सर, मेरे लिए ये सब, पुनः उसकी बात काटकर निर्णायक स्वर में कहा गया।
ड्यूटी इज़ ड्यूटी मिस्टर एलिस, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जवाब में एलिस हेलो हेलो ही करता रह गया। लाइन पर पिंग पिंग की आवाज़ गूंजने लगी थी और जब उसकी समझ में ये आया कि दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया तो झुंझलाकर इतनी ज़ोर से रिसीवर क्रैडल पर पटका कि क्रैडल कार्नर से दूर जा गिरा था। दिमाग साए साए कर रहा था, कुछ नहीं सूझ रहा था उसे। कई दिन की कोशिश के बाद तो ट्रंक कॉल मिली थी, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। एक सिगरेट सुलगाई उसने और अपने कक्ष में चहलकदमी करने के साथ ये सोचने की कोशिश करने लगा कि वर्तमान माहौल में इस महल में वो कैसे रह सकेगा। सिगरेट आधी ही खत्म हुई थी कि दरवाजे पर आहट सी सुनी। स्वाभाविक रूप से नज़रें उस तरफ उठ गई। नज़र वहाँ पड़े अब्दुल गनी पर पड़ी तो मुंह से घुर्राहट सी निकल गई। यहाँ क्यों आए आप? आज 2 महीने हो गए हैं एलिस बेटे, तुमने एक बार भी नाजुक से बात नहीं की। अब्दुल गनी ने मोहब्बत की चाशनी में लिपटे शब्दों के साथ कहा था। यह बात ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है? एलिस यूं भड़क उठा जैसे उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया गया। क्या ये कि मैं आपकी उस बेवफा बेटी को गले से लगाए घूमूं? हम जानते हैं कि वह बेवफा नहीं है। बेटियां, खासतौर अपनी बेटियां किसी को बेवफा नज़र नहीं आती। एलिस फट पड़ा। बेवफाई की पराकाष्ठा का सबूत आजकल वह अपनी गोद में लिए घूमा करती है। इसके बावजूद अगर वह आपको बेवफा नज़र ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब्दुल गनी ने अपने एक एक शब्द पर जोर दिया। समझने की कोशिश करो बेटे, केवल इसके काले होने से या शक्ल सिकंदर से मिलने से यह साबित नहीं होता कि वह सिकंदर का बच्चा है। और क्या साबित होता है इससे? केवल ये कि प्रेगनेंसी के दरमियान उसके जहन में सिकंदर रहा होगा। अब्दुल गनी का लहजा उसे समझाने वाला था। क्या मतलब हुआ इस बकवास का? बच्चे की शक्ल अक्सर उस शख्स से मिल जाया करती है जो प्रेग्नेंट औरत के जहन में हो। कम से कम ये तो आप भी कबूल कर रहे हैं कि उसके जहन में उसका पति नहीं सिकंदर रहा करता था। आदमी के जहन में सिर्फ वही नहीं रहता जिससे वह प्यार करता हो, जहन में तो दुश्मन भी रहता है। वह भी रहता है जिससे नफरत करता है। जहाँ तक हमारा ख्याल है, नाजुक की प्रेगनेंसी के टाइम में सिकंदर उसके जहन पर खौफ बनकर छाया हुआ था। उसके द्वारा अगवा हुए दिन ही कितने हुए थे। खौफजदा नाजुक की आंखों के सामने उसी का चेहरा चकराता रहता होगा। उसी के परिणाम स्वरूप मैंने खूब देखा था कि वह कितनी खौफजदा थी। मोहब्बत में अंधे मेरे जहन ने उस वक्त देखकर भी सारे मंजर को अनदेखा कर दिया था, मगर अब उस सबको मैं साफ साफ देख सकता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ज़ुबान मत खुलवाओ महाराज, मेरी ज़ुबान मत खुलवाओ। एलिस दांत भींच कर क्या उठा। मुझे उस वक्त से लेकर जब वह अखबार में बैंक रॉबरी की घटना पढ़कर सिकंदर के बारे में बातें कर रही थी, उस वक्त तक की सारी बातें सिलसिलेवार याद है। जब मैं उसे खंडर से आज़ाद करके वापस लाया था। ये बात तो कई बार आपने खुद भी कही थी कि वह सिकंदर के अगवा करने की धमकी पर ज़रा भी खौफजदा नहीं हुई थी। जब मैं उसे छुड़ा कर लाया तब भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह उनके चंगुल से निकलने के बाद कुछ रिलीफ महसूस कर रही हो। ज़्यादा सोचता हूँ तो कई बार तो ऐसा लगता है कि वह उसके लिए काम भी कर रही थी। क्या कहना चाहते हो? ये बात मेरे अलावा सिर्फ उसे मालूम थी कि मैं उसे तहखाने में रखने वाला हूँ। फिर भी सिकंदर तक पहुँच गई। कहते वक्त उसकी आंखें मानो कूद कर उसी मंजर को देख रही थी। कैसे? ये बात सिकंदर तक कैसे पहुँच गई? उस वक्त मेरा दिमाग अमरिंदर सिंह में अटका अटका दिया गया। सवाल ये है, अमरिंदर सिंह को उसके तहखाने में रहने की बात किसने बताई थी? उससे उसी बात को उगलवाने के अपने इरादे के बारे में मैंने केवल और केवल नाजुक को बताया था और अगले दिन उसकी लाश पाई गई। ये सोचते सोचते आज भी मेरी खोपड़ी में दर्द होने लगता है कि ये कैसे हो गया। भले ही स्पष्ट रूप से अभी भी कुछ ना समझ पा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा सोचता हूँ तो कई बार तो ऐसा लगता है जैसे वह बीवी भले ही मेरी रही हो, लेकिन अंकशयनी हमेशा सिकंदर की रही थी। अपनी पत्नी के बारे में इससे ज़्यादा गिरी हुई बात और कोई सोच भी क्या सकता है? यह शब्द अचानक कक्ष में गूंजे। दोनों ने एक साथ एक झटके से दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ नाजुक खड़ी थी, गोद में 2 महीने के मासूम बच्चे को लिए। उसे देखकर और ख़ास तौर पर उसकी गोद में बच्चे को देखकर जेम्स एलिस के समूचे जिस्म चिंगारियां सी सुलग उठी। जबड़े भिज गए उसके, आंखें सुर्ख हो गई। कांपते हुए होठ साफ साफ कह रहे थे कि कहना तो वह जाने क्या क्या चाहता है, लेकिन उनसे आवाज़ नहीं निकल पा रही है। उसकी इस हालत को देखकर अब्दुल गनी लपकने के से अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़े और नाजुक के नज़दीक पहुंचकर बोले, तू यहाँ से जा बेटी, एलिस से हम बात कर रहे हैं। नहीं पापा, पति पत्नी के झगड़े को पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं सुलझा सकता। कहने के साथ वह उन्हें क्रॉस करती हुई एलिस के सामने पहुंचकर बोली, 2 महीने बाद मौका मिला है, आज मैं इनसे बात कर ही लेना चाहती हूँ। क्या बात करोगी तुम? एलिस की हालत अभी 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 फटे ज्वालामुखी जैसी थी। मुझसे कोई भी बात करने लायक ही कहाँ रह गई हो? और झगड़ा? मेरे और अपने बीच झगड़े की बात करती हो तुम? धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है कि तुम मेरे और अपने संबंधों को अब भी पति पत्नी के ऐसे झगड़े का नाम दे रही हो जिसे सुलझाया जा सकता है। नहीं मैडम, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है मेरे तुम्हारे बीच। इस बात को समझो कि हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रह गया है। उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर नाजुक ने उसकी आंखों में झांकते हुए सिर्फ वह कहा जो पिछले 2 महीनों से लगातार कहने की सोच रही थी। मुझे केवल इतना बता दो एलिस कि तुम्हें इस बात पर कैसे यकीन आएगा कि ये बच्चा तुम्हारा ही है? किसी भी तरह नहीं। एलिस का सपाट स्वर। तब तो एक ही रास्ता है। बोलो। एलिस ने तुरंत कहा, तुम्हें मुझे तलाक दे देना चाहिए। नाजुक, अब्दुल गनी चीखे, ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज़ पापा,
आप खामोश रहें, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। नाजुक के लहजे में भले ही रुदन का अंश हो, लेकिन आवाज़ में दृढ़ता थी। हिंदुस्तानी संस्कृति पति पत्नी के बीच किसी को आने की इजाज़त नहीं देती, भले ही वह दोनों में से किसी का पिता हो। मैंने एक मौका दिया था इन्हें। अगर ये भी कहते थे कि इन्हें इसके अपना बच्चे होने का विश्वास तब आएगा जब मैं अपने हाथों से इसका गला घोट दूंगी, तो वह भी करके दिखा देती मैं। लेकिन इनका कहना तो यह है कि किसी भी तरह से इन्हें इस बात का यकीन नहीं आ सकता, तो इसके अलावा और चारा ही क्या बचता है कि ये मुझे तलाक दे दें। हिंदुस्तान में रहता रहता मैं हिंदुस्तानी औरतों के त्रिय चरित्रों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया हूँ। जेम्स एलिस ने नफरत भरे स्वर में कहा, प्लीज़ मुझे उसमें फंसाने की कोशिश मत करो। तुम तो क्या एलिस, तुम्हारे तो फरिश्ते भी हिंदुस्तानी औरत को नहीं समझ सकते। इसमें शक नहीं कि नाजुक कलेजा उससे भी ज़्यादा नफरत भरा था। तुम हो ही वहाँ के जहाँ शादी जन्म जन्म का रिश्ता नहीं, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहीं की औरतें होती हैं ऐसी जो बीवी किसी और की होती है और गोद में बच्चा किसी और के लिए घूमती है। इसलिए तुम कल्पना ही नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। मगर अब इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मेरा कुछ भी कहना सफाई देना सा लगेगा, और मैं सफाई देने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अब तो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद करना चाहती हूँ तुम्हें, ताकि तुम किसी और से शादी करके अपना बच्चा पैदा कर सको, क्योंकि मैंने तुम में बच्चे का शौक़ देखा है। कसमसा कर रह गया एलिस। काश काश लंदन वालों ने उसे मजबूर न कर दिया होता। वही कर्तव्य, वही जो ये बेवफ औरत बार बार कह रही थी। चारों तरफ से झगड़ा, इस वक्त वह इतना ही कह सका। यह कहकर अपनी आज़ादी चाहती हो या मेरी? मतलब नाजुक की आंखें गोल हो गई। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। नहीं दोगे या दे नहीं सकते? क्या कहना चाहती हो? एलिस की हालत ऐसी हो गई जैसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया चोर। अगर तुमने मुझे तलाक दे दिया तो इस रियासत के दामाद नहीं रह जाओगे, और ये बात लंदन में बैठे तुम्हारे आकाओं को शायद पसंद नहीं आएगी। यह है मुझे तलाक ना देने का असली कारण। ये क्या बके चली जा रही है तू? कहने के साथ अब्दुल गनी ने उसका बाजू पकड़ा और दरवाजे की तरफ घसीटते बोले, चल हमारे साथ। एलिस, हम खुद बात कर लेंगे। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी पापा, अब इससे कोई बात नहीं करनी मुझे। अब्दुल गनी के साथ घसटती चली जा रही नाजुक चीख रही थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के साथ जीना है। इच्छा तो एलिस की जाने क्या क्या कहने की हुई, लेकिन एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाल सका। इस वक्त उसे लग रहा था कि वह इस दुनिया का सबसे मजबूर आदमी है। अगला दृश्य, वो भाग रहा। कहाँ, किधर? वो रहा उधर, झाड़ियों में छुप गया है। अभी मुझे नहीं दिखा। थोड़ा झुककर देख, उसकी आंखें चमक रही हैं। हाँ वो रहा। धाएं। काले लड़के के हाथ में दबी बंदूक सिर्फ एक बार गरजी। शेर की दहाड़ जंगल में दूर दूर तक गूंज गई। वाह! एक आवाज़ ने काले लड़के की तारीफ की। एक ही गोली में ढेर, क्या निशाना है? काला लड़का अब भी झाड़ियों की तरफ बंदूक ताने खड़ा था, जैसे जरा सी हलचल होते ही फिर ट्रिगर दबा देगा। वातावरण में घोड़े की टापों की आवाज़ गूंजी। उस पर सवार करीब 50 वर्षीय शख्स घोड़े को लड़के की तरफ दौड़ाता बोला, अव्वल आया मेरा शेर, इम्तहान में अव्वल आया तू। मैंने कहा था कि अगर दूसरी गोली चलाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे अपना शागिर्द बनाने से इनकार कर दूंगा। तभी तो एक ही गोली में लुढ़का है बाबा। अरे! घुड़सवार बुरी तरह चौंका। बच नज़ीर। क्या हुआ बाबा? लड़के ने घुड़सवार की तरफ घूमकर कहना चाहा था, मगर वाक्य पूरा नहीं कर सका। कारण थी जंगल में गूंजती शेर की दहाड़। उस दहाड़ के साथ दूसरी तरफ की झाड़ियों से एक दूसरा शेर छलांग लगाने के साथ काले लड़के के नंगे जिस्म से आ टकराया था। लड़के की हलक से चीख निकली। उछलकर दूर जा गिरा वह। बच नज़ीर! घुड़सवार चीखा। ये उसी मादा शेरनी का नर है जिसे तूने मारा है। बहुत गुस्से में है ये। शेर अपने भारी पंजों और नुकीले नाखूनों से लड़के की पीठ से गोश्त के लोटले नोच कर ले गया था। सिर एक पेड़ के तने से टकराया था, वहां से भी खून बहने लगा था। बावजूद इसके वह गजब की फुर्ती से उछलकर खड़ा हुआ। शेर भी आखिर शेर था। वह काले लड़के के सामने खड़ा अपना भयंकर जबड़ा फाड़े इतनी जोर जोर से दहाड़ रहा था कि छोटे मोटे कलेजे के आदमी का हार्ट तो उसकी आवाज़ से ही फेल हो जाता। उसके लंबे लंबे नुकीले और पैने दांत लड़के के जिस्म को फाड़ डालने के लिए राल टपकाते नजर आ रहे थे। मगर लड़का भी जिगर वाला मालूम पड़ता था। वह भी अपने जिस्म को थोड़ा झुकाकर पोजीशन लिए हुए था। शेर की हिंसा से सुलगती भयंकर और गोल गोल आंखों में आंखें डाले वे लगातार उन्हीं में देख रहा था। अब उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। शेर के पहले ही हमले के बाद जाने कहाँ गिर चुकी थी वह। घुड़सवार उनसे करीब 20 फुट दूर था। घोड़ा रोक चुका था वह। शेर को निशाने पर लेकर अपनी बंदूक भी सीधी कर चुका था और उसका टिकट दबाने ही वाला था कि लड़का अपना बायां हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा करने के साथ गरजा, नहीं बाबा, तुम्हें से गोली नहीं मारोगे। घुड़सवार की उंगली जहाँ की तहाँ रुक गई। लड़की की मुद्रा देखकर आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए थे। उसकी आंखें शेर की आंखों से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। वह निरंतर उन्हीं में झांकता हुआ पुनः बोला, जैसे जंगल का ये राजा अपने शिकार पर किसी और का आक्रमण बर्दाश्त नहीं करता, उसी तरह मुझे भी यह बात पसंद नहीं है। लेकिन तुम निहत्थे हो नज़ीर, और निहत्थे किसी शेर से ये भी तो निहत्था है बाबा। इसके पास भी तो मेरी तरह सिर्फ इसका शरीर ही है। खूबी ये थी कि ये सब कहते वक्त भी उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें शेर की आंखों से बाहर नहीं निकाली थी। उसी मुद्रा में कहता चला गया, देखो बाबा, देखो, देखो तो सही,
जंगल के इस राजा को यह मुझ पर आक्रमण नहीं कर पा रहा है। ज़रा गौर से देखो इसे। क्या ये आपको कमज़ोर पड़ता नज़र नहीं आ रहा? और सचमुच सचमुच शेर की अवस्था देखकर घुड़सवार की आंखें आश्चर्य से फैल गई। लगातार लड़के की आंखों में झांकता शेर अचानक ही ढीला पड़ता नजर आने लगा था। लड़के की आंखों में झांकते शेर की आंखों में हिंसा के भाव थे तो ज़रूर, मगर उनके मुकाबले आधे रह गए थे जितने शुरू में दिखे थे। और शेर चमत्कारिक ढंग से ढीला सा पड़ता नजर आ रहा था। इसकी हालत भी वही हुई है बाबा। ये कहते वक्त भी लड़का शेर की आंखों में झांक रहा था। इसकी हालत भी वही हुई है जो मेरी आंखों में झांकने वाले हर शख्स की होती है। और मैं अपने आप को खुद से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली, सॉरी बलशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं साफ महसूस कर रहा हूँ बाबा कि मैं इससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ। घुड़सवार की जबान तालू से जा चुकी थी, जैसे कुछ कहते न बन पड़ रहा। और हैरत की बात यह थी कि छलांग शेर ने लड़के पर नहीं बल्कि लड़के ने शेर पर लगाई थी। शेर तो उसका प्रतिरोध करने के लिए अपने दो पिछले पैरों पर बस खड़ा बर हुआ था। लड़का अपने मुंह से ऐसी किलकारी निकालता हुआ उससे जा भिड़ा जैसे किसी पर हमला करते हुए जंगली लोग निकालते हैं। ऐसा नहीं कि शेर ने उसका प्रतिरोध नहीं किया था। भिड़ा तो वह भी था लड़के से, लेकिन घुड़सवार ने साफ महसूस किया कि शेर के पास इस वक्त अपनी पूरी ताकत नहीं है। जैसे जादू के जोर से किसी ने उसकी ताकत खींच ली थी। शेर को लिए लड़का जंगल की उबड़ खाबड़ और पत्ते युक्त ज़मीन पर जा गिरा। दूर तक लुढ़कते चले गए दोनों। शेर गुर्रा गुर्रा कर उस पर अपने पंजों के हमले कर रहा था। अपने भयंकर जबड़े में उसकी गर्दन फंसा लेना चाहता था। लड़के का एक हाथ उसके निचले जबड़े पर था, दूसरा ऊपर वाले जबड़े पर। वह जोर लगाकर दोनों जबड़ों को विपरीत दिशा में खींच रहा था। और शेर की हालत ये थी कि वह साफ साफ उससे अपने जबड़ों को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा था। उसकी लंबी जीभ बाहर को लटकी हुई थी। लड़के ने अपने हाथों को वहीं जमाए बाकी शरीर को उछाला और गजब की जम के साथ शेर की पीठ पर सवार हो गया। अब वह शेर की पीठ पर था। शेर का खुला हुआ मुंह आकाश की तरफ था और पीठ पर बैठा लड़का उसके जबड़े चीड़ देना चाहता था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शेर अब उससे लड़ नहीं रहा था, बल्कि किसी तरह उसकी गिरफ्त से बच निकलने के लिए मचलता सा नजर आ रहा था। और वही हुआ। पीड़ा बड़ी दहाड़ के साथ शेर ने जब अपने सिर को जोर से झटका दिया तो लड़के के हाथ से न सिर्फ उसका जबड़ा निकल गया बल्कि धड़ाम से शेर के सामने ज़मीन पर आ गिरा। उस वक्त शेर को अपना पलड़ा भारी होते देख लड़के को दबोच लेना चाहिए था, मगर आश्चर्य, ऐसा करने के स्थान पर उसने विपरीत दिशा में जंप लगा दी थी। दम दबाकर ऐसा भागा तब है जैसे भाग निकलने का ये जो मौका उसे मिला था उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए चाहता था। लड़का फुर्ती से उठा और भागते शेर को उस झाड़ियों में गुम होता देखकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बोला, देखा बाबा देखा, मेरे सामने से किस तरह भागा जा रहा है जंगल का राजा। और उस दृश्य को देखकर घुड़सवार की आंखों में आश्चर्य के ऐसे भाव थे जैसे सूर्य को पूरब में डूबते देखा हो। देखा जाए तो ये बात सूर्य के पूरब में डूबने से कम हैरत अंगेज थी भी नहीं। ये तो प्रवृत्ति है शेर की। वह जान दे देना पसंद करता है, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के सामने इस तरह पीठ दिखाकर नहीं भागता। शेर भी वह जो बस कुछ ही देर पहले अपनी मादा के हत्यारे से प्रतिशोध लेने के लिए पगलाया सा नजर आ रहा था। उसकी मादा की लाश अभी भी झाड़ियों में पड़ी थी और वह अपनी जान बचाकर भाग गया था। वे आंखें भला आश्चर्य से फटी की फटी क्यों नहीं रह जाती जिन्होंने संसार के उस सबसे दुर्लभ दृश्य को देखा था। तो चलिए दोस्तों, काला अंग्रेज़ के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।